और ये देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि पैराबोला किस तरफ खुल रहा है, उसका डायग्राम कैसे बना हुआ है। इसको याद रखने का ट्रिक है सर। फोकस की बात करूंगा, अभी मैंने कहा फोकस की स्पेलिंग में FOCUS आता है, तो फोकस क्या होगा, सी का गेम हो जाएगा, तो वो तो याद ही नहीं करना आपको। ठीक है, मैंने देखा कि हरे वाले बिंदु जो कि फिक्स बिंदु है, हरा वाला फिक्स रहेगा, अपनी जगह से इधर उधर नहीं होगा, तो आपको नजर आ जाएगा कि इस चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। बहुत सारे बिंदु मिलेंगे जो जितना इस गुलाबी वाले बिंदु से दूरी रखते हैं उतनी ही यहाँ से दूरी रखते हैं। हेलो वेलकम। देखो यार, ये जो लेक्चर रहेगा ना, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप इस एक लेक्चर से स्कूल वे एग्जाम में जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से, आप इसी लेक्चर की मदद से उसको कर लोगे। मतलब कि मैं ये लेक्चर आपको इस तरह से पढ़ाने वाला हूँ, ये वन शॉट लेक्चर रहेगा शंकु परिच्छेद का, कि आपको सारे कॉन्सेप्ट तो समझ में आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ जो फॉर्मूले हैं ना आपकी किताब में, मतलब इस चैप्टर में, वो सारे फॉर्मूलों को याद करने का जो ट्रिक है वो भी मैं साथ साथ बताता रहूँगा। तो मतलब क्या है कि ये एक लेक्चर काफ़ी होगा आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझने में। साथ ही साथ हम एनसीईआरटी के सभी एग्जाम्पल्स भी करेंगे, बस जो विविध उदाहरण वाले लास्ट के 3 एग्जाम्पल है उनको छोड़ दो, तो बाकी सारे उदाहरण भी हम करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं शंकु परिच्छेद यानी कि कॉनिक सेक्शंस इस चैप्टर की। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई इसका नाम शंकु परिच्छेद क्यों है, इस चैप्टर का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो शंकु जैसी आकृति नजर आ रही है। अगर मान लो ये 3D में है, ठीक है, अगर मान लो मैं इसको एक प्लेन से काट दूं, मतलब ऐसे सीधा सीधा बिल्कुल बीटा जो दिख रहा है ना एंगल, ये 90 डिग्री ऐसे सीधा सीधा काटूं, तो अलग अलग तरीके से काटने में मुझे अलग अलग शेप मिलेंगी। जैसे एकदम सीधा सीधा काटोगे 90 डिग्री पे, बीटा 90 होगा तो वृत्त मिल जाएगा, है ना। ऐसे ही अलग अलग शेप मिलेंगी। हालांकि अब यहाँ पर इन चीजों को समझाना कि कैसे काटा जाए तो क्या मिलेगा, वो तब पॉसिबल है बहुत अच्छे से जब आपके सामने एनिमेशन हो 3D में। ठीक है, और वहां पे, ठीक है, वो किसी और वीडियो में हम देख लेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लो कि अगर इनके अलग अलग तरीके से सेक्शंस काटे जाए, इनको परिच्छेद किया जाए, इनको काटा जाए, तो हमें अलग अलग चीजें मिलती हैं। ठीक है, वृत्त मिलता है, परवलय मिलता है, दीर्घ वृत्त मिलता है, अति परवलय मिलता है, और भी बहुत कुछ। लेकिन वो अभी अपने सिलेबस में नहीं है, हम इसको ऐसे काट के नहीं देखेंगे यहाँ पे। अपने जो सिलेबस में है ना सर, वो 4 चीजें वो यहाँ से शुरू होती हैं मेन। ठीक है, क्या क्या है, सबसे पहले हमें वृत्त यानी सर्कल के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमें परवलय यानी पैराबोला के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमें दीर्घवृत्त यानी एलिप्स के बारे में पढ़ना है, और एंड में हमें अति परवलय यानी हाइपरबोला के बारे में पढ़ना है। तो ये 4 चीजें, ठीक है, अगर आप आईआईटी एडवांस के लेवल पे देखोगे तो बहुत कुछ है इनमें, लेकिन अगर आप अपनी एनसीईआरटी का लेवल देखोगे तो इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, क्योंकि हमें सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशंस ही पढ़नी है। अभी स्टैंडर्ड इक्वेशंस इनकी क्या होती हैं, उनको स्टैंडर्ड इक्वेशन क्यों बोला था, वो सब कुछ अभी समझा दूंगा मैं। ठीक है, बट एनसीईआरटी लेवल पे चैप्टर आसान है और आपको आसानी समझ में आ जाएगा। शुरुआत करते हैं वृत्त के साथ। देखो वृत्त किसे कहते हैं, अगर मैं आपको ये सिंपली समझाऊं कि वृत्त क्या होता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपके पास मान लो एक तल है, एक समतल है, मान लो जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ एक प्लेन है, इस प्लेन पे आप कोई एक बिंदु फिक्स कर दो सर। मान लो ये बिंदु सी मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, बिंदु सी मैंने फिक्स कर दिया। अब इसी तल पे यानी इसी समतल पे, इसी प्लेन पे वो सभी बिंदुओं का कलेक्शन या फिर वो सभी बिंदु जो इस बिंदु से समान दूरी पे होंगे वो मिलके वृत्त बनाएंगे। कहने का मतलब क्या है, देखो ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने एक बिंदु लिया और मैंने देखा कि जो ये बिंदु है, चलो इसको अलग कलर से दिखाता हूं मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये रेड वाला बिंदु लिया P। ठीक है, मैंने देखा कि हरे वाले बिंदु जो कि फिक्स बिंदु है, हरा वाला फिक्स रहेगा, अपनी जगह से इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में दूरी मान लो 4 सेंटीमीटर है। अब मुझे जितने भी बिंदु इस तल में मिलेंगे, इसी तल में होने चाहिए सारे बिंदु, ठीक है, जो इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पे होंगे, मैं एक बार उनको नोट करता हूँ। मैंने देखा यहाँ वाला बिंदु भी इस हरे वाले बिंदु से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ये बिंदु भी इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ये बिंदु भी इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ये भी 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ये भी 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो ऐसे मुझे इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाएंगे, अनंत बिंदु मिलेंगे जो इस हरे वाले बिंदु से बराबर दूरी पे हों, है ना। इन्हीं सब बिंदुओं को मैं ऐसे अगर मिला दूँ तो मुझे क्या नजर आएगा, एक वृत्त नजर आएगा। एक तरीका तो यह है समझने का। एक दूसरा भी तरीका है वृत्त की परिभाषा को समझने का, ठीक है ना। याद रखना कि जो ये फिक्स पॉइंट है इसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र, ठीक है, और ये जो दूरी थी ना फिक्स दूरी, इसको बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना। और ये जो किनारे किनारे वाला आउटर कर्व है इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। क्लियर हो गई बात। तो देखो यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि वृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पे हों।
ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे परिधि पे जितने बिंदु होंगे वो इस बिंदु से समान दूरी पे होंगे, तो इन्हीं सब बिंदुओं से मिलके क्या बनेगा, इन्हीं सब बिंदुओं से मिलके एक वृत्त बनेगा। याद रहे ये सभी बिंदु एक ही तल में होने चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो और भी बहुत चीजें पॉसिबल हैं अगर आप 3D में जाओगे सेम डेफिनेशन से, ठीक है, बट अभी सब कुछ एक ही तल में है। तो यहाँ पर जो फिक्स बिंदु है इसे हम क्या बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा इसे हम बोलते हैं सेंटर यानी कि केंद्र। मान लो अगर केंद्र के कोऑर्डिनेट h, k हैं और जो बिंदु यहाँ पर है, बहुत सारे बिंदु हैं, उनको हम जनरली x, y से डिनोट कर सकते हैं। x, y के अलग अलग बिंदु वैल्यू रखने पे अलग अलग बिंदु मिल जाएंगे, ठीक है। तो मान लो x, y है। अब बात आती है कि चलो ठीक है, सर्कल क्या होता है ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है ना, और इस दूरी को हम सर्कल की त्रिज्या कहेंगे यानी r, ये भी हमें समझ में आ गया। बट इसका समीकरण कैसे निकालेंगे, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पास एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो त्रिज्या इनके बीच की दूरी ही तो है। तो अगर मैं दूरी सूत्र लगाना चाहूं तो दूरी सूत्र के अकॉर्डिंग क्या होगा सर, दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1, जैसे x2 x है, माइनस x1 की जगह h रख दो, है ना, तो माइनस में h इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की जगह y है, माइनस y1 की जगह k रख दिया, इसका स्क्वायर आ गया, बराबर होगा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी तो r है, इनके बीच की दूरी r है। सोचो अगर मैं स्क्वायर लगा दूं तो ये स्क्वायर से ही अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि वृत्त की जो इक्वेशन आएगी मेरे पास, वृत्त का जो समीकरण आएगा मेरे पास, वो हो जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। इसको आप सिंपली याद रख सकते हो, अगर आपको दूरी सूत्र याद है तो अलग से यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि ये स्क्वायर लगा हुआ है दोनों तरफ, मतलब अंडर रूट हट गया है ना। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आप कैसे याद करना, ऐसे याद करना सर, ठीक है, x में से केंद्र का x कोऑर्डिनेट घटाओ, x में से केंद्र का x कोऑर्डिनेट क्या है h, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस y में से केंद्र का y कोऑर्डिनेट घटा दो, y निर्देशांक घटा दो, स्क्वायर कर दो और बराबर r का स्क्वायर लिख दो, हो गया, ठीक है। तो इसको तो याद करने में किसी को कुछ खास दिक्कत भी नहीं होती है, ठीक है ना। x में से h घटाना है, स्क्वायर कर देना है, प्लस y में से k घटाना है, इसका होल स्क्वायर कर देना है, इक्वल टू r, जहाँ पे केंद्र क्या होगा h, k और रेडियस यानी कि त्रिज्या क्या होगी r, ठीक है। ये चीज समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो पहले अब वृत्त के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे पैराबोला यानी परवलय की तरफ। चलिए, तो यहाँ पर उदाहरण एक जो है इसमें बोला गया केंद्र 0, 0 हो, केंद्र मतलब क्या हुआ सर, सेंटर, तो सेंटर क्या है सर 0, 0। अब आपको पता है कि सेंटर को हम अभी क्या बोल रहे थे, h, k, याद रहे आपको, तो h, k कितना है 0, 0, मतलब h की वैल्यू भी 0 है, k की वैल्यू भी 0 है, और त्रिज्या r हो, त्रिज्या कितनी हो सर, यहाँ पे बोला गया है त्रिज्या r हो, त्रिज्या कितनी हो r, है ना। ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, हालांकि यहाँ पे फिगर बनानी जरूरी नहीं है, बट फिर भी मैं जस्ट बना के समझा रहा हूँ, ठीक है, कि देखो ये अपना क्या है सर, केंद्र है ना, जिसको हम बोलते हैं h, k, यही h, k वहाँ पे 0, 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या होती है अपनी त्रिज्या, मतलब वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त पे कोई भी बिंदु आप x और y रख लो, ठीक है ना। अब आपको पता है कि अगर वृत्त का समीकरण आप भूल भी जाओ, है ना, वृत्त का समीकरण आप भूल भी जाओ तो आपको दूरी सूत्र तो याद है ना भाई, है ना, बस दोनों तरफ स्क्वायर कर देना। मतलब क्या करना आपको, x में से x कोऑर्डिनेट घटाओ, है ना, x में से x कोऑर्डिनेट क्या है, h है, ठीक है, स्क्वायर कर दो, और y में से y निर्देशांक घटाओ यानी कि y माइनस k करो, स्क्वायर कर दो, बराबर जो भी त्रिज्या है उसका वर्ग कर दो, है ना। h 0 है सर, यहाँ से अगर आप देखोगे h 0 है, k भी 0 है, यहाँ पे रख दो, तो x माइनस 0 का वर्ग प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा, y माइनस 0 का वर्ग बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, r की जगह तो r ही रखना है, तो यानी कि ये हो गया x का वर्ग प्लस में y का वर्ग बराबर r का वर्ग। ये आ गई अपने पास अभीष्ट समीकरण जो हमें निकालनी थी। समझ में आया? तो आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान सा था। चलिए बात कर लेते हैं इसके दूसरे उदाहरण की, है ना। बिल्कुल आराम से देखते रहो, एंड तक आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर होगा, बस आप ध्यान इधर उधर मत करना, ठीक है। उदाहरण 2 में क्या बोला, केंद्र इतना हो, ठीक है, जो वृत्त है उसका सेंटर यानी कि h, k जिसे हम बोल रहे हैं, याद रहे h, k से हम क्या दिखाएंगे, सेंटर, वो कितना है -3,2, और त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी है सर, 4 है, ठीक है, 4 इकाई। अब मुझे नहीं पता इकाई की जगह क्या आएगा, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, तो बस इकाई लिख दो। इस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है ना। यह है सॉल्यूशन नंबर 2। यहाँ पर देखो हम क्या बोलेंगे, वृत्त का समीकरण,
ठीक है, वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा सर, देखो x में से इसका x कोऑर्डिनेट सेंटर का माइनस करो, स्क्वायर कर दो, प्लस y में से इसका y कोऑर्डिनेट यानी कि k माइनस करो, स्क्वायर कर दो, इज इक्वल टू कितना r का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना x माइनस h की वैल्यू कितनी है -3, तो वहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में y माइनस k है सर, k कितना है सर, k है यहाँ पर देखो 2, तो y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16। ये आ गई आपके पास समीकरण सर, ये आपके पास समीकरण आ गई। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है इस चैप्टर में, याद रहे आपको स्कोरिंग चैप्टर है। अगर वो बच्चे जो ये देखना चाहते हैं कि वो पास होने वाले मार्क्स पहले स्कोर कैसे सिक्योर करें, है ना, तो उनको ये चैप्टर जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाओ, अगला क्या है कि एक वृत्त का समीकरण दिया गया है, इसका केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा माना केंद्र। ठीक है, केंद्र मान लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट है h, k, और त्रिज्या मान लेते हैं ये है r इकाई। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आपको। देखो भाई, क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि एक वृत्त है, इसका समीकरण अपने को निकालना है, सेंटर मतलब समीकरण दिया गया है, सेंटर निकालना है, सेंटर मैंने मान लिया h, k। ठीक है, इसकी त्रिज्या मैंने मान लिया r, कोई जर्नल पॉइंट समझो कि x, y इस वृत्त पे है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो समीकरण क्या है वृत्त का, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 बराबर है 0 यानी कि 0। कैसे करते हो सर आप, देखो अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि भाई जो अगर सेंटर h, k है और कोई जनरल पॉइंट x, y लिया है, तो यहाँ पर जो वृत्त का समीकरण होगा वो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर होगा, ऐसा दिखेगा। आप एक काम करो, फिर यहाँ पे काम क्या करना है आपको, देखो ये x वाला चीज़ एक साथ लिखो इस समीकरण में से। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है x स्क्वायर और x वाली चीज़ क्या है 8x है, इनको एक साथ लिख लो, है ना, प्लस ये y वाली चीज़ अलग है, आप भी ऐसा ही करो। y में क्या है सर, y का स्क्वायर है और प्लस में 10y है, और जो माइनस में 8 है ना, इसको उधर ले जाओ। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, जैसे ये x वाला ब्रैकेट है, ये y वाला है बराबर समथिंग है, ये x वाला ब्रैकेट, ये y वाला बराबर समथिंग, कुछ तो हमने सकल इस क्वेश्चन को इस रूप में हम ला रहे हैं, है ना, इसको बस ध्यान रखना। चलो इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहा है, यानी कि अगर मुझे इससे तुलना करनी है, तुलना करके मैं h और k निकाल सकता हूँ। h के पता लग गया तो सेंटर पता लग गया, यहाँ से तुलना करके r निकाल सकता हूँ, है ना, बट वो बिल्कुल इस रूप में होना तो चाहिए। तो यहाँ पे तो परफेक्ट स्क्वायर है सर, है ना, पूर्ण वर्ग दिख रहा है, क्या यहाँ पे ऐसा है, नहीं, ये तो अंदर वर्ग लगा हुआ सिर्फ x का। तो अब हम इसको पूर्ण वर्ग में बदलते हैं। वो कैसे करते हैं, आपने कक्षा 10 में सीखा था, क्लास 10th में सीखा था कि भाई सबसे पहले जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट, उसका गुणांक 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे x का गुणांक 1 है, अगर ऐसा है तो x का गुणांक देखते हैं कितना है, जितना भी है उसका आधा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे x का गुणांक है 8, तो 8 का आधा कर दो सर, है ना, 8 का आधा होता है 4, तो 4 का वर्ग जोड़ दो। अगर उधर जोड़ा है LHS में तो RHS में भी जोड़ना पड़ेगा सर, सीधी सी बात है ना, 4 का वर्ग जोड़ दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी करोगे तो y का स्क्वायर जो है उसका गुणांक ऑलरेडी 1 है, नहीं होता तो डिवाइड करके तामझाम करके बनाना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर कितना है 10, 10 का आधा कितना है 5, बस इसका आधा करना होता है आपको, लेकिन इसका कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए, ये भी ध्यान रखना होता है। तो 10 का आधा 5 हुआ, 5 का वर्ग करोगे, इधर भी जोड़ दो इधर भी जोड़ दो सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ जोड़ोगे तो। बिल्कुल, आगे बात कर लेते हैं सर। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, याद रखना, ऐसा करने से आपको देखना वर्ग किस किस का हो रहा है, x का वर्ग हो रहा है और 4 का वर्ग हो रहा है। आप एक काम करो, यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो 4 और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दो। बीच में क्या आएगा, बीच के लिए आपको देखना है बीच में साइन क्या है, बीच में साइन है प्लस का, तो यहाँ पे प्लस लगाओ। अब आप इसको खोल के देखना चाहे a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, बीच में 2ab ही बचेगा, है ना, 4x का डबल 8x, क्यों, क्योंकि हमने इसका आधा का स्क्वायर लिखा था, वो अपने आप हैंडल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे आओगे सर, यहाँ पे जब आप आओगे तो फिर से यहाँ पे जिसका स्क्वायर है सिर्फ उस पर फोकस करना। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर किया है y का और यहाँ पे किसका है 5 का, इसका स्क्वायर लगा दो, होल स्क्वायर लगाना है अब। और बीच में निशान अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर माइनस होता तो माइनस आता।
ठीक है, बराबर यहाँ क्या बचेगा सर, देखो ये 8 है प्लस में 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस में 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर मैं इससे तुलना करना चाहता हूं तो मैं h को क्या 4 लूं या -4? -4 लूंगा। क्यों? क्योंकि अब माइनस के बाद जो है उसको h बोलते हैं। मैं अगर बिल्कुल सही से लिख के दिखाऊं, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, अगर अगले स्टेप ना लिखो तो याद रखना यहाँ का निशान उलट के लेते हैं h को, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में माइनस है, मतलब अगर ये +4 है तो h -4 होगा, और ये +5 है तो y ये मतलब k -5 होगा। बट फिर भी अगर आप परफेक्टली लिखना चाहते हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x -4 का स्क्वायर प्लस y -5 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं वो आपको समझ में वैसे आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा, 1 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर मैं इसको तुलना करूंगा तो यहाँ पे माइनस के बाद वाली चीज को h बोलते हैं, नहीं माइनस के बाद देखो -4 है, h की वैल्यू -4 आएगी यहाँ पे, ऐसी माइनस के बाद जो है उसको क्या बोलते हैं, तो माइनस के बाद जो है यानी -5 वो क्या होगा, और यहाँ पे r का स्क्वायर होना चाहिए, तो 25 और ये 8 और 16, 16 24 और 25 49 किसका स्क्वायर होता है वो लिखना, ताकि हम तुलना कर सके। अगर आप तुलना करोगे अब, है ना, समीकरण 1 हो गया और ये 2 हो गया, है ना, इन दोनों को तुलना करने से 1 व 2 से h बराबर कितना मिल जाएगा, h बराबर देखो h का मान कितना हो जाएगा -4, है ना। आप चाहो तो लिख लेना इन दो 1 व 2 की तुलना करने पर, यहाँ पे लिख लेना 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पे हमें ये चीज़ मिलेगी, क्या मिलेगा कि भैया h बराबर -4 एंड k बराबर क्या मिल जाएगा -5, और r बराबर क्या मिल जाएगा साहब, देखो यहाँ पे r का स्क्वायर, यहाँ 7 का स्क्वायर यानी 7 इकाई, इकाई भी लिख लेना, है ना, अब जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा, बट आप लिखना 7 नहीं 7 इकाई। ठीक है, रेडियस पता लग गया, हमें तो सेंटर बताना था ना सर, तो सेंटर क्या था h, k, जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यानी कि ये क्या हो जाएगा, h कितना है सर -4, तो h की जगह -4, k कितना है सर -5, तो ये -5 हो गया, तो सेंटर भी पता लग गया। हमें यही 2 चीज़ें बतानी थी, सेंटर और रेडियस। सेंटर में मतलब रेडियस में लिख लो ना इकाई, नहीं तो आधा नंबर कर सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपका उदाहरण, आपको उदाहरण 3 आसान था। ठीक है, आसान था। अब बात कर लेते हैं उदाहरण संख्या 4 की, है ना। उदाहरण संख्या 4 पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप PYQs के को सॉल्व करो तो आपको नजर आ जाएगा कि इस चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। ठीक है 2 या 3 मार्क्स में। ठीक है, अक्सर आप देखोगे ना, ये फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। हो सकता है आपको इस बार भी देखने को मिल जाए। अगर आपको देखने को ऐसा क्वेश्चन मिला तो आपको मेरी बात याद आ रही होगी, ये लेक्चर याद आ रहा होगा जब आप एग्जाम में बैठे होगे। ठीक है, अगर टेस्ट वगैरह आपने दिए स्कूल में तो हो सकता है कि टीचर ने ऐसा क्वेश्चन पूछ भी लिया हो आपसे। ठीक है, चलो तो उदाहरण जो 4 इसमें क्या कह रहा है, बिंदु ये वाला और ये वाला से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र इस रेखा पर है। कहने का मतलब क्या है सर, देखो अगर मैं फिगर से समझाऊं तो मतलब एक वृत्त है सर, है ना, एक वृत्त है जिसका जो केंद्र है ना h, k, है ना, जो इसका जो केंद्र है h, k, मान लो ये सेंटर है h, k। ठीक है, ये किसी रेखा पे स्थित है। ठीक है, और वो रेखा देखो मान लो ये है अगर, ठीक है, तो केंद्र इस रेखा पे स्थित है। पहली बात तो ये बताई गई है, मान लो ये है वो रेखा, और रेखा का समीकरण क्या है, x + y = 2। ठीक है, x + y = 2 है सर, है ना, इस रेखा पे स्थित है। ठीक, और इसी वृत्त पे 2 बिंदु हैं, यानी कि बिंदु इस वाले और इस वाले से होकर भी वृत्त जाता है। एक क्या है 2, -2, एक बिंदु क्या है 2, -2, और एक दूसरा बिंदु है सर 3, 4, है ना। जो वृत्त है वो इन बिंदुओं से होके जाता है। ठीक है, अपन बोल देते हैं कि चलो जनरल पॉइंट कोई भी ले लो, है ना, मान लो यहाँ पे XY कोई जनरल पॉइंट ले लिया मैंने। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, R हो गई। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पर, है ना, इसके सॉल्यूशन में, माना वृत्त का केंद्र बराबर कितना है, सेंटर कितना है h, k, और त्रिज्या
आर है सर, ठीक है, त्रिज्या कितनी, आर इकाई। अब हम बोलेंगे इसका समीकरण कितना हो जाएगा, ठीक है, जो समीकरण कितना हो जाएगा, समीकरण याद करने के लिए मैंने आपको सिंपली बोल रखा है, कुछ नहीं करना है सर, आपको याद हो चुका होगा, x में से x कोऑर्डिनेट घटा दो, यानी कि x में से h घटा दो, स्क्वायर कर दो, प्लस y में से y कोऑर्डिनेट घटा दो, y कोऑर्डिनेट कितना है, k है, यहाँ से भी देख सकते हो, वहाँ से भी देख सकते हो, और बराबर में लिख दो त्रिज्या का स्क्वायर। अब मैंने आपको बहुत बार एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है कि अगर कोई कर्व कुछ भी हो, मतलब वो किन्हीं बिंदुओं से पास होता है, तो वो बिंदु उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना, संतुष्ट करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई वृत्त, ठीक है, जो वृत्त है ये वाला, ठीक है, वृत्त बिंदु 2, तथा बिंदु 3, 4 से होकर जाता है, मैं पूरा होकर जाता है नहीं लिख रहा, जाता है लिख दे, समझ जाना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि ये बिंदु, ये जो बिंदु हैं इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, मतलब क्या कि जो ये वृत्त की समीकरण है मैं इसको उतार लेता हूँ, है ना। पहला बिंदु पे गौर फरमाओ, पहले बिंदु में x कितना है सर, 2y कितना है, -2, तो x की जगह 2, y की जगह -2 रख सकता हूँ, s की जगह मैंने 2 रख दिया, y की जगह -2 रख दिया। फिर से मैं क्या करता हूँ, इसी को उतारता हूँ, क्योंकि जो दूसरा बिंदु है ना सर, दूसरा बिंदु क्या है, 3, 4, यहाँ से भी वृत्त जाता है, मतलब x की जगह 3, y की जगह 4 रख सकते हैं, तो x की जगह 3 रख दिया, y की जगह 4 रख दिया, x की जगह 3 रख दिया, y की जगह 4 रख दिया। ऐसे इस वाली में x की जगह 2 रखा है, y की जगह -2 रखा है, ऐसा तो कर सकता हूँ ना सर मैं, ठीक है। तो ये अपनी समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2 हो गई, ये समीकरण 3 हो गई। समझ में आ रही बात यहाँ तक। अब मैं कह सकता हूँ समीकरण 2 और 3 से, देखो दोनों में राइट साइड में क्या नजर आ रहा है आपको, आर स्क्वायर, तो अगर राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगी, है ना। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि भाई इसकी लेफ्ट साइड क्या है, देखो ये रही, है ना, ये चीज़ बराबर होनी ही चाहिए इस चीज़ की, ठीक है, ये चीज़ बराबर होनी ही चाहिए इस चीज़ से। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे, ये हमने क्यों लिखा, हमने लिखा समीकरण 2 व 3 को देख के, 2 और 3 से हमें नज़र क्या आया कि भाई इनमें राइट साइड बराबर है, तो लेफ्ट भी बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे इतना हुआ इसको ओपन कर लो यार, अब जैसे इतना हुआ इसको जस्ट ओपन कर लो ना, है ना, इसको ओपन करेंगे अगर हम, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस में क्या सर h का स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर दो यार, 2 और h, 2h का डबल कितना हो जाएगा सर 4h। ऐसे यहाँ पे आओगे, देखो एक बात याद रखना, अगर दोनों के पास माइनस हो, a और b दोनों के पास माइनस हो, या x y दोनों के पास माइनस हो और स्क्वायर होला होल में, तो ये माइनस भूल जाओ, क्यों, क्योंकि -1 कॉमन लोगे, उसका स्क्वायर करोगे +1 बन जाएगा, मतलब प्लस जैसा ही आंसर देता है, माइनस भूल ही जाओ, है ना। तो सीधा 2 का स्क्वायर 4 प्लस में k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस माइनस नहीं आएगा, दोनों के पास माइनस है, ठीक है। 2ab यानी कि k और 2 को गुणा करो, डबल कर दो, तो 2k डबल 4k, 2k का डबल 4k। ऐसे यहाँ पे 3 माइनस h का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है सर, h का स्क्वायर h स्क्वायर होता है माइनस 3h का डबल कितना 6h, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस में k का स्क्वायर k स्क्वायर होगा माइनस 4k का डबल 8k। अब यहाँ से देखोगे k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। h की बात कर लेते हैं सर, यहाँ पे माइनस का 4h है और यहाँ माइनस का 6 है, इधर करोगे तो प्लस में आएगा, +6 - 4 यानी प्लस का 2h बच गया। फिर k की बात कर लेते हैं सर, यहाँ पे प्लस का 4k है, यहाँ माइनस का 8k है, इधर लाओगे प्लस में आएगा, प्लस का 8 प्लस का 4 प्लस का 12, तो ये हो जाएगा 12k इज इक्वल टू, नंबर की बात करें तो 16 और 9 25 यहाँ बचा हुआ है, और 4 और 4 यहाँ बचा हुआ है, तो 4 और 4 8 उधर जाएगा, 25 में से 8 गया 17। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 3 हो चुका था ना 4, है ना, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। 2h + 12k = 17, ये एक इक्वेशन मिली। h और k अगर मुझे पता लग जाए, सेंटर पता लग जाएगा,
आराम से, है ना। अब मैं क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा यार एच और के में पता कैसे लगा सकता हूँ, है ना। तो एच और के में एक इक्वेशन मिल गई, अगर मुझे एक और इक्वेशन मिल जाए, सोचो अगर मुझे एक और इक्वेशन मिल जाए तो काम बन जाएगा। वो इक्वेशन कैसे मिलेगी, जो सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट एच कोमा के हैं वो इस लाइन पे है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो मतलब वो इसको सेटिस्फाई करेगा। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसके बाद, है ना, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे सर, अब ठीक है, अब मैं लिखूँगा कि जो सेंटर है एच कोमा के, सेंटर जो है एच कोमा के, ठीक है, रेखा ये किस पे है, रेखा एक्स प्लस वाई बराबर 2 पर है ना। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब है कि जो रेखा का x है, x की जगह पे आप h पुट कर सकते हो, है ना, x की जगह पे आप h पुट कर सकते हो, और जो y है y की जगह आप k पुट कर सकते हो, और बराबर है 2। ये हो गई समीकरण 2 सर, ये कितनी हो गई, समीकरण 2। अब आप क्या करो ना, समीकरण यहाँ पर, सॉरी 2 नहीं 5, ठीक है, समीकरण 5, समीकरण 4 और 5 को सोल्व करके एच और के निकाल सकते हो यार, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है, तो वो कर लेते हैं हम। चलो स्क्रीनशॉट यहाँ तक लेना तो ले लो, बाकी मैं अगले पेज से कर, ठीक है। देखो कौन कौन सी, 2h प्लस 12k इक्वल टू 17 है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, कितना लिखा हुआ है, 2h प्लस 12k इज इक्वल टू 17 है, ठीक है। इसमें से मैं क्या करूँगा, इसमें से यानी जो इक्वेशन नंबर 4 थी, अगर मैं इसका 2 टाइम्स कर दूँ, देखो इसका 2 टाइम्स करो 2h हो जाएगा, तो h से h घट के h खत्म हो जाएगा, 2 टाइम्स कर दो इसको, इक्वेशन 5 को, तो 2h 2k और 2 2 जा 4, है ना। तो यहाँ से कितना देखो, h प्लस के इक्वल टू 2 था ना, तो 2 से गुणा करोगे हो जाएगा 2h, ये हो जाएगा 2k, और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। हमने जो किया है वो हमें लिखना भी होता है। हमने क्या किया सर, इक्वेशन नंबर 4 में से माइनस कर रहे हैं 2 गुना इक्वेशन नंबर 5 का, है ना, यहाँ पे आप लिख दो, समीकरण 4 में से घटाया है 2 गुना समीकरण 5 का, घटा रहे हैं तो इसलिए निशान बदल दो, है ना। तो 2h से 2h गया, 12 के में से 2 के गए, 10 के बचेंगे, 10 के बराबर 13, 17 में से 4 गया, माइनस कर रहे हैं ना, तो k का मान कितना आ गया सर, 1.3। तो यहाँ से आप देख पाओगे कि यार k की वैल्यू चलो ठीक है 1.3 पता लग चुकी है अपने को। अब और क्या निकालना है भाई, h भी तो चाहिए, तो h के लिए क्या करो, अभी हमने पढ़ा था h, ठीक है, h प्लस के इज इक्वल टू 4 है सर, h प्लस के सॉरी 2 है ना, 4 तो 2 से गुणा करने के बाद बना था, ठीक है ना, ये कितना है 2 है, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, h प्लस के इक्वल टू 2 समीकरण 5 से, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में देखने में आसानी हो, है ना। ये कैसे लिखा हमने, समीकरण 5 से, मतलब उसको देख के लिख दिया बस। यहाँ पे k की वैल्यू 1.3 पुट कर दो, तो h प्लस 1.3 बराबर है 2, तो h बराबर कितना हो जाएगा 0.7, क्योंकि 1.3 घटाओगे 0.7 मिलेगा, ये आ गया। अब हमें समीकरण निकालना था वृत्त का, उसके लिए मुझे h चाहिए, k चाहिए और त्रिज्या चाहिए, तीनों चीज़ें चाहिए भैया, ठीक है। तो त्रिज्या कैसे मिलेगी, अब त्रिज्या के लिए आप क्या करो, ठीक है, कोई भी इक्वेशन इन दोनों में से उठा लो। देखो भाई आपको चाहिए त्रिज्या यानी कि r, ठीक है, h पता लग चुका है, k पता लग चुका है, तो अगर मैं इसी को उठा लूँ तो r मिल जाएगा ना मुझे। तो यहाँ से 2 माइनस h का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा कि मेरे पास तो ऑलरेडी 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस k का स्क्वायर बराबर है r स्क्वायर के, ये तो मेरे पास पहले से ही है ना। ये मैंने कहाँ से लिखा है, मैंने कहा ये समीकरण 2 से लिखा है, मैंने देख लेना चाहे आप पीछे, ठीक है। ये कौन सी समीकरण थी, समीकरण 2, ये वाली, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर दो यार अब h, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो सर। तो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस h कितना है 0.7 प्लस यहाँ हो जाएगा -2 माइनस k का मान कितना है सर 1.3 बराबर कितना हो जाएगा r का स्क्वायर, है ना। इसको घटाओगे तो कितना बचेगा 1.3 बच जाएगा ना, 1.3 का स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा -3.3 हो जाएगा ये, और यहाँ कितना बचेगा r स्क्वायर, है ना। इनका स्क्वायर करके जोड़ोगे, ठीक है,
अब मैं कहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है। इनका स्क्वायर के जोड़ोगे आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, आप इसको करके देख लेना। अब मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, ये मैंने बहुत बार किया हुआ है, तो इतना आ जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 12.58, ठीक है। अब आप बोल सकते हो वृत्त का समीकरण, ठीक है, देखो वृत्त का समीकरण जो हमें निकालने को बोला गया था वो क्या हो जाएगा सर, वही चीज़ x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। आर वार निकालने मत बैठना, क्योंकि समीकरण में आर स्क्वायर ही यूज होता है, तो अंडर रूट से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो x माइनस एच, तो x, अब h की वैल्यू रख दो, h की वैल्यू कितनी है 0.7, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.7 का स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू रख दो सर, k की वैल्यू कितनी है 1.3, तो यहाँ पे y माइनस 1.3 आ जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर है सर, आर स्क्वायर कितना है 12.58, तो यहाँ पे 12.58 आ जाएगा। ये हो गई अपनी अभीष्ट समीकरण, ठीक है। तो ये देखो यार, ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ 2 या 3 नंबर में देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अब बात कर लेते हैं परवलय यानी कि पैराबोला की, ठीक है। ये जो टॉपिक है अब जो यहाँ शुरू हो रहा है, इसको जरा ध्यान से रखना, सब कुछ आसान है। तो पैराबोला क्या होता है उसको समझो, ठीक है। यहाँ पे एक बार पढ़ता हूं मैं, फिर इसको बना के दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु, जो कि रेखा पे नहीं होना चाहिए, उससे समान दूरी पे है। क्या मतलब हुआ इसका, देखो बात की गई है कि भाई एक रेखा को पहले फिक्स कर दो। मान लो यहाँ पर एक रेखा है जो मैंने फिक्स कर दिया, और एक बिंदु को आप फिक्स कर दो। यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, ये मैंने फिक्स कर दिया सर। मतलब एक रेखा है और एक बिंदु है, ये एक निश्चित बिंदु और निश्चित रेखा है, मतलब फिक्स है, अपनी जगह से हिलेंगे नहीं सर। निश्चित बिंदु और निश्चित सरल रेखा, इनको फिक्स कर दिया मैंने। अब जरा देखना कहानी में क्या है आगे, ठीक है। ये रेखा फिक्स है सर, ठीक। अब मुझे वो सभी बिंदु ढूंढने हैं इस तल में जो जितना इस बिंदु फिक्स वाले बिंदु से दूरी पे हो उतना ही इस रेखा से दूरी पे हो। मान लो मुझे यहाँ पर एक बिंदु मिलता है, मुझे यहाँ पे एक बिंदु मिलता है, और इस बिंदु की इस गुलाबी वाले बिंदु से दूरी मान लो 4 सेंटीमीटर है, और इधर भी 4 ही सेंटीमीटर आई। मतलब क्या कि ये चीज़ इसके बराबर आ गई। ऐसे ही मुझे एक दूसरा बिंदु मिला, ठीक है। मान लो कि इस बिंदु की दूरी जितनी इससे है, मान लो ये 4.1 सेंटीमीटर है, तो इससे भी मान लो 4.1 सेंटीमीटर ही आया। ऐसे ही मुझे एक तीसरा बिंदु मिला, ठीक है, जिसकी फिर से इस फिक्स बिंदु से जितनी दूरी थी, मुझे नहीं पता कितनी थी, जितनी भी थी उतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से भी था। अब आप देखोगे कि अगर मैं इसे सर्च करूं तो मुझे ऐसे बहुत सारे बिंदु मिलेंगे, मुझे ऐसे बहुत सारे बिंदु मिलेंगे जो जितना इस गुलाबी वाले बिंदु से दूरी रखते हैं उतनी ही यहाँ से दूरी रखते हैं। इन्हीं सब का एक समुच्चय, इन्हीं सबको मैं कलेक्ट कर लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे एक शेप मिलेगी यहाँ पर जो कि है पैराबोला यानी कि परवलय। समझ में आ गया। इन सभी बिंदुओं को एक साथ समुच्चय बना लेना, एक इकट्ठा करके देख रहे हैं इनको, ठीक है। तो यानी कि इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है कि एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं को एक समुच्चय है जो निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पे। समझ में आ गया। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो सर, है ना। इसी चीज को अगर आप समझना चाहो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि परवलय में क्या होता है, ये असलियत में उस बिंदु का लोकस होता है, उस बिंदु का पथ होता है जो बिंदु ऐसे मूव करे अपने रास्ते पे कि ये बिंदु कहीं पर भी हो, हमेशा किसी एक बिंदु से और लाइन से बराबर दूरी पे होगा। मतलब अगर ये बिंदु यहाँ पे है तो जितनी दूरी इससे है उतनी दूरी इससे है, ठीक है। अगर ये बिंदु मान लो यहाँ पे आया, ठीक है, अगर ये बिंदु यहाँ पे आया तो अभी भी उस बिंदु और इस लाइन से दूरी बराबर है। यहाँ पे आया तो उतनी दूरी बराबर है। तो ये जो इसका पाथ होगा, इसका रास्ता होगा, इसका लोकस होगा, यही क्या बनाएगा, पैराबोला बनाएगा, यानी कि परवलय बनाएगा। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक। अब देखो ये पैराबोलिक पाथ कब बनता है, जब आप कोई चीज़ ऐसे फ्रीली फेंक देते हो किसी एंगल पे, ठीक है, और वो धीरे धीरे जाती है और अपने आप गिरती है, तो जो उसका पाथ होता है, पथ होता है, वो पैराबोलिक पथ होता है। अगर हम एयर रेजिस्टेंस वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, फ्रीली आपने फेंक दिया है। तो फिजिक्स में आप इसको अलग से पढ़ोगे भी जब, ठीक है, मोशन वाला चैप्टर पढ़ोगे, उसमें जो ट्राइजेक्टरी पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये पैराबोलिक पाथ नजर आ जाएगा,
ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ध्यान रहे कि जो हमने यहाँ पर बिंदु फिक्स किया था F4 फिक्स, F4 फोकस, यानी इसको बोलते हैं फोकस, और हिंदी में इसको बोला जाता है नाभि। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, इस फोकस को नाभि। यानी कि ये बिंदु जो फिक्स था, देखो याद रहे आपको कि जो फिक्स बिंदु हमने किया था ना यहाँ पे, उसी को बना रखा है यहाँ पे, ये है वो फिक्स बिंदु। जो हमने फिक्स लाइन करी थी, ये है वो फिक्स लाइन गुलाबी वाली जो यहाँ पे दिखाया मैंने। इसी फिक्स लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स यानी कि नियता। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि ये बिंदु और ये, इसके बीच की दूरी अक्सर हम ए लेते हैं सर, है ना, यानी कि जहाँ पर इसने काटा। ठीक है, जैसे आपको इतना समझ में आया, अब एक बात याद रखना आप, ठीक है, कि यहाँ पर नाभि जो है, देखना जो बिंदु का फोकस है यानी कि नाभि जो है ना, इसे और जो ये नियता यानी कि डायरेक्ट्रिक्स है ये, इस नाभि से आप एक लाइन खींचो, और लाइन आपको इस तरह से खींचनी है, ये वाली याद रहे आपको। इस नाभि से इस नियता को मिलाने वाला एक लाइन खींचो, और लाइन इस तरह से खींचनी है कि इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बने, मतलब ये लाइन नियता के परपेंडिकुलर हो। तो इसी को बोलेंगे हम, जो ये पैराबोला है अपना, यानी कि परवलय है इसका अक्ष। समझ में आ गया? तो ये क्या है, परवलय का अक्ष है। ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स यानी कि नियता है। और ये जो है ये शीर्ष है, शीर्ष यानी कि वर्टेक्स। याद रहे आपको, इंग्लिश हिंदी दोनों में समझ में आना चाहिए। ठीक है, वर्टेक्स, नाभि यानी कि फोकस, है ना, एक्स यानी कि एक्सिस। क्योंकि अगर अभी से देखो, बाद में होगा क्या ना, ये क्या है डायरेक्ट्रिक्स, बाद में होगा क्या कि हो सकता है कि आपको आगे जाके स्विच करना पड़े इंग्लिश मीडियम में, तो आप हिंदी से इंग्लिश में कम से कम जो मेन वर्ड है उनको समझते चलना। समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब बात करते हैं कि आपको इसकी समीकरण अगर याद नहीं होती है, उसको याद करने का ट्रिक बता देता हूँ। अभी हमें सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशंस पढ़नी है, यानी कि परवलय का सिर्फ प्रमाणिक समीकरण पढ़ना है, मानक समीकरण भी कह सकते हो। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें सिर्फ वही पैराबोला या वही परवलय पढ़ना है साहब जिसका जो वर्टेक्स आए यानी कि शीर्ष आए, ठीक है, वो ओरिजिन पे हो यानी कि 0 0 पे हो, मूल बिंदु पे हो, और इसका एक्स, जो इसका अक्ष है, या तो एक्स एक्सिस कह लूंगा या वाई एक्सिस कह लूंगा। मेरे कहने का मतलब देखो, अच्छा एक बात और, यहाँ पे आपको 2 लाइनें नजर आ रही होगी, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया 1 लाइन पढ़ाया, यहाँ पे 2 लाइनें क्यों नजर आ रही? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर मैं यहीं पे एक वाई एक्सिस खींच दूँ सर, है ना, ये देखो ऐसे खींच दूँ मैं वाई एक्सिस, है ना, तो वो वाई एक्सिस है, वो कहानी में है वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस होगा, तभी तो ये मूल बिंदु होगा। हमें जो कहानी पढ़नी है, मतलब जो परवलय पढ़ना है, उसमें शीर्ष यानी कि वर्टेक्स हमेशा मूल बिंदु पे रहना चाहिए, और जो इसका अक्ष है या तो एक्स अक्ष हो या वाई अक्ष हो। भाई होने को तो परवलय ऐसे भी बन सकता है जो मूल बिंदु पे ना हो, जिसका एक्सिस यहाँ से होके जाए, ना एक्स एक्सिस ना हो एक्सिस, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी कैसे भी बन सकता है, लेकिन हमें वो नहीं पढ़ना है। हमें वही पढ़ना है जो मूल बिंदु से होते जाए, जिसका शीर्ष और जो उसका अक्ष है या तो एक्स पे हो या वाई पे हो। तो ऐसे में 4 केस बनेंगे, 4 केस हमें पढ़ने हैं। देखो, एक तो ये वाला केस जिसमें एक्स एक्सिस ऐसे जाएगा, ठीक है, याद रहे कि ये डायरेक्ट्रिक्स है सर, ना कि ये तो वाई एक्सिस है, कंफ्यूज मत होना। मैंने इसीलिए यहाँ पर भी बना दिया कि देखो ये वाई एक्सिस है, डायरेक्ट्रिक्स तो ये है सर। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर देखो तो आपको 4 चीज़ें देखने को मिल सकती हैं परवलय के कंडीशन में, ध्यान से देखना। ठीक है, या तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग लिखा होगा सर, 2 चीज़ें ऐसे ही देखने को मिल सकती हैं, या फिर आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग लिखा होगा सर, ऐसे देखने को मिल सकता है। याद करना है, आसानी सबको याद हो जाता है कि एक तरफ अगर समथिंग का स्क्वायर है, वाई का है, तो दूसरी तरफ 4a के साथ वाई का उल्टा एक्स आ जाएगा। यहाँ पर भी 4a के साथ एक्स आ जाएगा, वहाँ प्लस यहाँ माइनस, या तो प्लस वाला या माइनस वाला। ऐसे अगर यहाँ एक्स का स्क्वायर है तो 4a के साथ कौन बचा? वाई बच गया। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो 4a के साथ कौन बच गया? वाई, लेकिन ये माइनस का। ये 4 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और ये देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि पैराबोला किस तरफ खुल रहा है, उसका डायग्राम कैसे बना हुआ है। इसको याद रखने का ट्रिक है सर, इसको याद रखने का तरीका या ट्रिक ये है, ध्यान से देखना। अगर यहाँ पे प्लस का सिंबल है, पॉजिटिव है, और फिर यहाँ पे देखना है क्या है, एक्स, मतलब जिसका स्क्वायर नहीं हो रहा। देखो, अगर वाई का स्क्वायर हो रहा है तो एक्स का स्क्वायर नहीं हो रहा है, अगर वाई का स्क्वायर हो रहा है तो एक्स का स्क्वायर नहीं हो रहा है, अगर एक्स का स्क्वायर हो रहा है तो वाई का स्क्वायर नहीं हो रहा है। इसमें भी अगर एक्स का स्क्वायर है तो वाई का स्क्वायर नहीं हो रहा। आपको फोकस कहाँ पे करना है कि किसका स्क्वायर नहीं हो रहा, मतलब 4a वाली टर्म पे। 4a के साथ x है अगर, तो मतलब ये पैराबोला x की तरफ ओपन होगा,
और कौन से एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। आपको पता है इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, तो मतलब कि जो ये पैराबोला है या परवलय है ये किस तरफ खुलेगा सर, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ। अगर यहाँ पे साइन नेगेटिव हो गया तो मतलब ये माइनस की तरफ खुलेगा। किसके माइनस की तरफ, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको एक्स, यानी कि यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर -4ax, यानी कि ये खुलेगा तो एक्स की तरफ, जिसका स्क्वायर नहीं है उसको देखना होता है, पर कौन से, माइनस वाले, ठीक है, यानी कि ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ इधर ओपन होगा। चलिए अभी ये फॉर्मूले जो है ना फोकस फोकस का वो बाद में, पहले यहाँ देखो। अगर मान लो यहाँ पे फिर से एक्स का स्क्वायर हो गया, मैंने कहा जिसका स्क्वायर नहीं है उस पे फोकस करना है। यहाँ पे किसका स्क्वायर नहीं है, वाई का, मतलब ये तो वाई की तरफ ओपन होगा। अब पॉजिटिव वाई यानी ऊपर की तरफ या फिर नेगेटिव वाई यानी कि नीचे की तरफ, ये कौन डिसाइड करेगा, साइन क्या है। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो ये ऊपर की तरफ, अगर यहाँ पे वाई के साथ माइनस है तो ये नीचे की तरफ। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे ही आपको इतना समझ में आया, अब याद रखना कि जो इसका शीर्ष है ये मूल बिंदु लिया है ना हमने, अभी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ये मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से मान लो कि अगर ये ए दूरी पे है, ये ए दूरी पे ले जाता है, तो यहाँ पर x कितना होगा, a, क्योंकि अब ये x एक्सिस बन गया, इसका अक्ष क्या बन गया, x अक्ष बन गया, x एक्सिस के सापेक्ष में ये सिमेट्रिक है। तो x कितना होगा सर, a हो जाएगा ना, इसका x कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। और क्योंकि x अक्ष पे तो y 0, यानी कि जो फोकस होगा इसका, जो नाभि होगी इसकी, उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, a,0। और अगर ये वाला केस हुआ, ध्यान दो, ये वाला केस हुआ तो दूरी तो a ही रहेगी। इस बिंदु की इससे दूरी निकालो, ये भी a रहेगी, और इसकी लाइन से भी दूरी a ही रहती है सर। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अगर ये दूरी a है तो ये दूरी भी a ही रहेगी सर। अब पहले यहाँ पे फोकस करो, मैंने कहा फोकस क्या होगा इसका, अब a पीछे आओगे तो x माइनस a y 0, क्योंकि x अक्ष पे है। ये समझ में आ गया। तो मतलब फोकस दोनों में क्या होंगे सर, प्लस माइनस a,0। आप ऐसे याद रख सकते हो, प्लस वाला है तो मतलब ये वाला केस, माइनस वाला है तो मतलब ये वाला केस। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। अब देखो सर एक बात और, अब अगर हम बात करें कि जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स थी, है ना, अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, ये जो डायरेक्ट्रिक्स थी यानी कि नियता थी, ठीक है, तो नियता का समीकरण कैसे निकालोगे। अगर ये प्लस की साइड है तो नियता में क्या करो, x बराबर माइनस लिख दो, उतना ही। यहाँ पे a प्लस है तो a माइनस लिख दो, ठीक है। याद रहे आपको कि x बराबर लिखना होता है इन दोनों केसेस में, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये y बराबर समथिंग है। कैसे पता लगेगा, वही चीज जो यहाँ पर है, x है ना, यानी जिसकी तरफ ओपन हो रहा है, x की तरफ ओपन हो रहा है तो x बराबर समथिंग, यहाँ पे प्लस है तो वहाँ माइनस, ये भी x की तरफ ओपन हो रहा है तो x बराबर ही समथिंग आएगा। यहाँ पे अगर फोकस में x नेगेटिव गया है, मतलब माइनस a आया है, तो वहाँ पे x प्लस a आएगा। बस यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है, कि नियता का समीकरण कैसे निकालोगे। यानी कि यहाँ पे अगर मैं नियता के समीकरण की बात करूँ, ठीक है, अगर दोनों का एक साथ लिखना चाहूँ मैं, ध्यान देना, नियता का समीकरण क्या होगा, x इज इक्वल टू a तो होगा, प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस, एक साथ ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब ऊपर वाले के लिए ऊपर वाला है, अगर यहाँ पे प्लस से यूज कर रहे हो फोकस में तो नियता में माइनस से आ जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस है तो नियता में माइनस से आएगा, माइनस यूज कर रहे हो तो नियता के समीकरण में, है ना, नियता का समीकरण है ये, नियता का क्या है ये, समीकरण है, ठीक है, प्लस से आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही यहाँ पर देख लो यार, अब अगर ऐसा होगा y की तरफ, तो यानी इसका फोकस यानी कि नाभि y पे होगी, और y पे x निर्देशांक तो 0 होता है, इसीलिए 0 आया है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम a लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये a आया है। नीचे भी दूरी तो a ही होगी, डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होता, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, -a, मतलब यहाँ पे y इक्वल टू माइनस a आएगा। तो नियता यहाँ पे y इक्वल टू समथिंग आएगा, यानी कि अगर y की तरफ ओपन हो रहा है तो नियता की समीकरण y इक्वल टू समथिंग होती है। अगर फोकस प्लस में है तो ये माइनस में, फोकस माइनस में है तो ये प्लस में। ये चीज़ अगर आपको याद हो गई है सर तो ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी मैं आपको एक सिंपल सा, देखो एक और स्लाइड बनाई मैंने, है ना, यहाँ से एकदम से आपको याद हो जाएगा कि भाई पैराबोला में हमने क्या क्या पढ़ना है स्टैंडर्ड वाले में, तो ये याद हो जाएगा। बट टेंशन मत लो यार, मैं हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पर देखो एक और चीज़ पढ़ लो अभी, नाभिलंब, यानी कि जो ऐसा लंब, देखो नाभिलंब किसे कहते हैं पहले समझो। ये मान लो पैराबोला है, ठीक है। अब जो इसकी नाभि थी यानी कि फोकस था, जो इसका नाभि यानी फोकस था, उस पे लंब हो, और इसके एंड पॉइंट कहाँ पे हो सर, इसके एंड पॉइंट कहाँ पे हो, इसी पैराबोला पे। अब जाहिर सी बात है नाभि तो एक पॉइंट है, इस पे लंब कैसे बनाओगे। कहने का मतलब है जो एक्स एक्सिस है, अगर ये एक्स के सिमेट्रिक है, जो इसका अक्ष है, इसके अक्ष के लंबवत एक रेखाखंड जो नाभि से होके जाए, सही बोले तो ऐसे बोलना चाहिए, है ना। मैंने क्या कहा
कि जो इसका अक्ष है ना, परवलय का जो अक्ष है उस पे लंब हो ये रेखाखंड, और इसके एंड पॉइंट कहाँ पे हो, इसके एंड पॉइंट होते हो, जैसे मान लो ये ए लिख दिया मैंने, ये बी लिख दिया, तो ए बी यहाँ पर क्या है, ए बी है अभिलंब, ठीक है, अभिलंब की जीवा बोलते हैं वैसे इसे, ठीक है, और नाभिलंब की जीवा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि ए बी क्या है, नाभिलंब, जो कि नाभि से होके जाता है। खास बात क्या है नाभिलंब की सर, नाभिलंब एक ऐसा लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड होता है जो एक्स के लंबवत होता है, अक्ष के लंबवत होता है और नाभि से होके जाता है। इसकी लंबाई आप याद रखना 4a आएगी। इसकी लंबाई कितनी आएगी सर, 4a आएगी। अब लंबाई 4a क्यों आती है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इस बात को, तो वो मैं समझा देता हूँ कि इसकी लंबाई 4a क्यों आती है। ज़रा देखो एक बार, ठीक है, यहाँ पर देखना, ठीक है, ये है जिस पे आपको फोकस करना है, ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लो A है, ये वाला पॉइंट B है, ठीक है, ये क्या है, नाभिलंब की जीवा, ठीक है। अब देखो आप कंफ्यूज मत होना, ये डायरेक्ट्रिक्स नहीं बनी है, डायरेक्ट्रिक्स तो कहीं यहाँ पीछे जाके होगी सर, समझ में आ रही ना बात, ये है डायरेक्ट्रिक्स, इसको मैं किसी अलग कलर से दिखाता हूँ, ये ग्रीन वाली, ठीक है। अब देखो जरा, अब अगर जो नाभि है उसके कोऑर्डिनेट यानी जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट a,0, मान लो मैंने x वाला केस लिया है, तो यानी कि अगर ये डिस्टेंस a है ना सर, तो पक्की बात है ये डिस्टेंस भी a होगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो ये फिक्स लाइन है जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं, और जो ये फिक्स पॉइंट है जिसको हम नाभि बोल रहे हैं, पैराबोला पे कोई भी बिंदु ले लो, जैसे मैंने ये बिंदु लिया, तो जितना दूरी यहाँ से होगी उतनी ही दूरी यहाँ से होगी, अभी हमने पढ़ा था ना। तो अगर ये दूरी a है तो ये भी a होगा, आ रहा है ना। तो देखो अब ये टोटल दूरी बताओ 2a है, तो चाहे ऐसे 2a बोलो, चाहे ऐसे बोलो, चाहे ऐसे बोलो, ये सारे 2a ही रहेंगे। तो इसका मतलब है कि ये भी लंबवत दूरी अगर मैं निकाल रहा हूँ तो 2a होगा। अब मुझे पता है कि ये वाली जो चीज़ है ना सब, ये इसके बराबर होनी चाहिए, मतलब ये पूरा, क्यों, क्योंकि ये बिंदु भी पैराबोला पे ही है, परवलय पे ही है। तो यानी कि अगर ये दूरी जितनी भी है उतनी ही ये दूरी होनी चाहिए। तो ये अगर 2a है तो ये भी 2a होनी चाहिए, सिर्फ इतना। तो अगर ऊपर 2a है तो नीचे भी 2a होगा सर। तो टोटल 2a + 2a यानी कि इसकी लंबाई 4 है, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। खैर, अब जो हमने पढ़ा अब तक एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे और पीछे फॉर्मूला मुड़ के देखेंगे भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो परवलय इन शॉर्ट, मतलब जस्ट शॉर्ट में जो हमने पढ़ा उसको निपटाते हैं, है ना। आपने 4 इक्वेशन पढ़ी, एक में आएगा y² + 4x, एक में आएगा y² - 4x, 2 इक्वेशन ये हो गई, 2 इक्वेशन ये हो गई। आपको ध्यान का रखना है कि अगर यहाँ पे x है तो x की तरफ खुलेगा, यहाँ पे अगर प्लस है, प्लस क्या बताएगा कि ये पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, अगर x है तो प्लस बताएगा पॉजिटिव साइड, x क्या बता रहा है, x एक्सिस की तरफ, यानी पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस की तरफ खुलेगा। ये दोनों यहाँ पे सूचित करते हैं हमें, यानी पैराबोला कुछ इस तरह से होके जा रहा होगा, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगी। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। ऐसे ही सर अगर ये माइनस के साथ होगा तो x तो है ही मतलब x एक्सिस की तरफ, माइनस का मतलब है नेगेटिव साइड, यानी कि अगर हम y² = -4x लेंगे तो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ खुला होगा, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगी कहीं, ये y एक्सिस है अपना। समझ में आ गई बात, यहाँ तक क्लियर है। चलो देखो इन दोनों ही केस में x के सिमेट्रिक होगा तो फोकस x अक्ष पे होगा। पैराबोला में फोकस a का खेल होता है सर, a का गेम होता है। मतलब क्या कि फोकस लिखना है तो +-a लिखो, 0 लिख दो, प्लस वाला है तो फोकस क्या हो जाएगा a,0, माइनस वाला है तो फोकस क्या हो जाएगा -a,0। दोनों को एक साथ मिला के ऐसे लिखा सकता है +-a, याद करने में आसानी रहती है। समझ में आ गई बात, ठीक है। वर्टेक्स यानी शीर्ष, अभी हमें जो स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ना है वो हमेशा मूल बिंदु पे लेना है, यानी शीर्ष हमेशा 0 0 होगा, है ना। वर्टेक्स यानी कि सर शीर्ष की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फोकस यानी कि सर मैं नाभि की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभिलंब 4a होगा, मैंने आपको भी दिखाई दिया था। नियता का समीकरण x = -a होगा, ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर फोकस प्लस की साइड बन रहा है तो नियता उतना ही पीछे चली जाएगी, यानी कि अगर वो +a है तो ये -a हो जाएगा, है ना। फोकस अगर -a,0 है तो ये +a,0 हो जाएगा, इसलिए उल्टे निशान है। यहाँ पे ऊपर प्लस है तो यहाँ पे ऊपर माइनस दिख रहा होगा आपको, है ना। अगर यहाँ पे नीचे माइनस है तो यहाँ पे नीचे प्लस दिख रहा होगा, उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही y में, है ना, y में अगर 4ay है, जो इसका स्क्वायर नहीं है वो डिसाइड करेगा किसकी तरफ, मतलब उसको देख के हम याद रखेंगे किसकी तरफ खुलेगा। तो प्लस का मतलब पॉजिटिव साइड y एक्सिस की तरफ खुलेगा, यानी कि पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस यानी ऊपर की तरफ। तो अगर ये ऊपर की तरफ तो नियता नीचे की तरफ जाएगी, फोकस यहाँ पे आएगा सर।
अब फोकस यहाँ पे है तो फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ऊपर है तो प्लस ए होगा। अगर फोकस प्लस ए पे है तो नियता का समीकरण नीचे क्या बनेगा, y इक्वल टू माइनस ए। और अगर मान लो ये माइनस वाला केस आ जाए, कौन सा केस, ये माइनस वाला केस आ जाए, ठीक है, माइनस वाला केस आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस वाला केस होगा तो ऐसे होगा सर, y नीचे की तरफ खुल जाएगा तो नियता यहाँ पे होगी सर, फोकस यहाँ पे होगा, ठीक है। तो फोकस में देखो अब x कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, y माइनस ए होगा। अगर ये y माइनस ए है तो y बराबर प्लस ए नियता होगी, यानी कि अगर ये माइनस वाला केस है तो y बराबर प्लस ए नियता होगी। वर्टेक्स यानी शीर्ष तो 0 0 रहेगा। ये सब देखो याद करना कितना आसान था, हो गया होगा आपको याद, ठीक है। बस एक दो बार इसको दोहराना, आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से, बल्कि दोहराओ भी मत, चलो मेरे साथ ही रहो, भी यहीं पे करते हैं, ठीक है। कुछ दोबारा रिवाइज भी मत करो, अभी बाद में करना अगर जरूरत पड़ेगी तो। अभी देखो जल्दी जल्दी, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन नंबर 5। यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि एक परवलय का समीकरण इतना है, देखो परवलय का समीकरण देख लो सर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये है। तो नाभि के निर्देशांक देखो क्या क्या ज्ञात करना है वो समझ लो। नाभि यानी फोकस के निर्देशांक निकालने हैं, कौन से x होगा इसका, है ना, नियता का समीकरण निकालना है, ठीक है, नियता का समीकरण, और अभिलंब जीवा की लंबाई, ठीक है, ये सब ज्ञात करना है। तो मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई इसमें से किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, क्योंकि भाई यहाँ पे x आ रहा है जिसका स्क्वायर नहीं है। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि अगर ये अपना x अक्ष हो, ये अगर अपना y अक्ष हो, है ना, ये क्या हो साहब x अक्ष, ये क्या हो सर y अक्ष, तो किसकी तरफ ओपन हो रहा है, ये पॉजिटिव x एक्स की तरफ, यहाँ प्लस है ना सर, तो यानी कि ये पॉजिटिव x एक्स की तरफ, x एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है। तो फोकस कहाँ होगा सर, यहाँ पे x अक्ष पे है, तो फोकस a का गेम है तब पैराबोला के केस में, बाकी सब में वो c का गेम होगा। जब भी हम आगे चीजें पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पर बस a का गेम है ये, तो अगर ये इधर है तो डायरेक्ट्रिक्स किधर होगी सर, यानी नियता किधर होगी, इधर। अगर x की तरफ हो रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, x बराबर समथिंग, अगर उधर प्लस है तो इधर माइनस है, यार हो गया। बस हमें a ही तो पता लगाना है, तो a कैसे पता लगाओगे, तुलना कर लो समीकरण 1 व 2 की, है ना। तो यहाँ से 8x बराबर 4x होगा, यानी कि 4a बराबर कितना 8 के, भाई x से x काट दो, है ना, दोनों को बराबर रखना, इन दोनों को तुलना करो बराबर रख के, ठीक है ना, क्योंकि ये तो y स्क्वायर के बराबर ही है। तो यानी कि a का मान कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 2 हो जाएगा, है ना। मेरे कहने का मतलब क्या है, ऐसे भी समझ सकते हो इसको, अगर मैं समीकरण 1 बोलूँ, इसको समीकरण 2 बोलूँ, तो समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट चीज़ बराबर है तो राइट वाली चीज़ बराबर होगी, x से x कट जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। पूरा ही करके दिखाऊँ क्या, मैं ऐसे लिख सकते हैं, देखो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, यहाँ पे 4ax बराबर होना चाहिए 8x के सर, ये होना चाहिए ना, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो x से x कट जाएगा यार, तो 4a बराबर 8, a बराबर 2। हालांकि स्टेप आप गायब कर सकते हो, इतना चलता है, ठीक है। a इतना आ गया, हमसे क्या बोला था, चलो नाभि के निर्देशांक, नाभि यानी फोकस, है ना, हम क्या बोलेंगे, नाभि के निर्देशांक यानी कि फोकस के निर्देशांक, ठीक है, कितने होते हैं साहब, प्लस माइनस ए, कौन सा वाला है, प्लस वाला है, माइनस वाला नहीं, प्लस वाला लोग, यानी कि प्लस a,0। तो इसका मतलब कितना, a कितना है सर, 2 आया तो 2,0 हो जाएंगे, ठीक है। ये पता लग गया नाभि के निर्देशांक क्या है, पता लग गया, ठीक है। और क्या निकालना था सर, अक्ष बताना है कौन सा होगा, तो कौन सा अक्ष होगा, किस अक्ष के सापेक्ष में सिमेट्रिक है, कौन सा अक्ष है, हम बोलेंगे x अक्ष है सर, है ना, y तो नहीं है, देख रहे हैं ना, ये x अक्ष के इसके बीचों बीच में से जा रहा है, ठीक है। और क्या है साहब, और क्या बताना था, अक्ष भी हमने बता दिया, चलो ठीक है। और क्या बताना था, नियता का समीकरण, है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चलो ठीक है सर, नियता का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिख देते हैं, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण क्या होगा, देखो किसकी तरफ ओपन हो रहा है, x की या y की, x की तरफ, तो x बराबर समथिंग होगा, कैसे, फोकस में प्लस है तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस a, तो यानी कि x बराबर माइनस a का मान कितना रख दो, 2 रख दो, तो x बराबर -2 नियता का समीकरण आ गया। और क्या बताना है सर, अभिलंब जीवा की लंबाई, है ना, और क्या बताना है, अभिलंब नहीं मतलब नाभिलंब, मैं बार बार अभिलंब बोल रहा हूँ, नाभिलंब जीवा की लंबाई, है ना। तो कहाँ लिखूँ, जगह है कहीं दिख रही, हाँ चलो यहाँ लिख देता हूँ, है ना, मैं बोलूँगा नाभिलंब, आप पूरा लिखना, नाभिलंब जीवा की लंबाई भैंस की आंख में, बस इतना लिख रहा हूँ, कितना होगा 4a, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू में a कितना है 2 है सर, तो ये कितना हो जाएगा 8 इकाई,
है ना। ये हो गया अभिलंब जीवा की लंबाई। ठीक है, चलो इसको है ना यहाँ लिख देता हूँ, अब पैक हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात यहाँ तक? देखो यार, यही तो हमें निकालना था, सब कुछ निकाल दिया। हालांकि आप प्रॉपर तरीके से करना, ऊपर उसके नीचे अब जगह मैनेज करनी थी ताकि आपको स्क्रीनशॉट में आ जाए, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, उदाहरण संख्या 5 आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं 6 की। उदाहरण 6 में क्या बोल रहा है, नाभि है 2,0 पे और नियता का ये बन रहा है। ठीक है, और परवलय का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो यार देखो कितनी सीधी सी बात है ना। ये तो हमें देख के ही पता लग जाएगा क्या होगा। देखो ना, ये मान लो अपना एक्स एक्सिस है सर, ये क्या है अपना एक्स एक्सिस है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे क्या पूछने लग जाएंगे, सर ये फिगर बनाना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है, बट ज़्यादा अच्छा रहता है कि बनाते हो तो आपको समझ विकसित होती है। शुरू में तो बनाना चाहिए, बाकी जरूरी नहीं है बनाना। ठीक है, देखो नाभि क्या है 2,0, तो 2,0 तो एक्स एक्सिस पे होगा, यानी फोकस यहाँ पे है कहीं। फोकस कहाँ पे है? यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो एक्स अक्ष पे है ये। फोकस अगर यहाँ पे है तो जाहिर सी बात है, मैं इसको अलग कलर से बनाता हूँ, जाहिर सी बात है कि परवलय अपना ऐसे होगा, है ना। और जाहिर सी बात है डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे बनेगी कहीं ना कहीं, नियता यहाँ पे बनेगी कहीं कहीं। अगर वो +2 है तो ये कितना आना चाहिए? -2 आना चाहिए। तो वो तो ऑलरेडी देखो यहाँ से ही पता लग जाएगा। खैर यहाँ से कितना है? -2 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमसे क्या बोला गया है, परवलय का समीकरण याद कीजिए। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे चलो यार ये तो बहुत नकली सा सवाल दे दिया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर बहुत आसान है। अगर आपने एक बार इसको अच्छे से कर लिया तो इसके नंबर तो आपको मिल जाएंगे सर। ठीक है, तो यहाँ पे नाभि यानी कि फोकस कितना है सर? 2,0। हम क्या बोलेंगे इस केस में? फोकस क्या होना चाहिए? A,0। पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना, तो इसका मतलब A का मान 2 मिल गया। अब जैसे ही A का मान 2 मिला सर, A का मान 2 मिला, हम बोलेंगे परवलय। हम क्या बोलेंगे? परवलय यानी कि पैराबोला का समीकरण सर। ठीक है, परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा? देखो x की तरफ ओपन हो रहा है तो 4a के साथ क्या आएगा सर? x आएगा। पॉजिटिव x की तरफ ओपन हो रहा है तो ये प्लस वाला बराबर दूसरे का यानी कि y का स्क्वायर लिख दो। यहाँ से y का स्क्वायर इक्वल टू 4, a का मान कितना है सर? 2 है, तो 2 लिखो गुणा में x, तो यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू 4 दूनी 8 x। समझ में आ गया? ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। उदाहरण संख्या 7 देख लेते हैं। उदाहरण 7 में क्या है? एक परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना है और नाभि उतनी है। तो फिर से देखो यार, है ना, फिर से देखो, अब आपको यह समझ में आ जाएगा। ये मान लो अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है सर, ये मान लो अपना वाई एक्सिस है, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? शीर्ष 0 0, शीर्ष तो 0 0 वाला ही हमें पढ़ना है, तो यहाँ से तो कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। नाभि कितनी है? 0,2। अब 0,2 वाई एक्स पे होगा ना, तो यानी 0,2 यहाँ कहीं होगा सर, है ना। नाभि यानी कि फोकस, नाभि याद रखना, फोकस को बोल रहे हैं, है ना। 0,2 है सर। तो भैया पैराबोला किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ, है ना। ये प्लस में आ रहा था, ऊपर की तरफ ओपन हो रहा होगा, ऐसे बनेगा सर। तो डायरेक्ट्रिक्स वैसे यहाँ से होके जानी चाहिए थी, है ना। अगर वो 2 है तो ये y बराबर समथिंग, क्योंकि y की तरफ हो रहा है। अगर हमसे डायरेक्ट्रिक्स पूछी होती तो हम लिख देते y इक्वल टू -2, बट ऐसा पूछा नहीं, हमसे सिर्फ पूछा परवलय का समीकरण। ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दिया, है ना। तो हम बोलेंगे यार इसका जो फोकस है सर, फोकस क्या होता है? 0,a यहाँ पर। क्योंकि सर ये y पे है, तो 0,a लिखोगे, a,0 नहीं। ये कितना बताया गया है? ये हमें बताया गया है 0,2। इसका मतलब a का मान आ गया 2 सर। बस a ही तो वेरिएबल है यहाँ पे पैराबोला में, a पता लग गया तो बस पैराबोला का सब कुछ पता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया? समीकरण। हम क्या बोलेंगे? परवलय का समीकरण, है ना। परवलय को परवल समझ के काट दो यार, बहुत आसान है ये, ठीक है। परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण क्या होगा सर? किसकी तरफ ओपन हो रहा है? y की, तो 4a के साथ क्या आना चाहिए? y। प्लस या माइनस क्या लगाऊं बताओ? प्लस, है ना। प्लस लिखाने के लिए अलग से जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू क्या है सर? 2 है, साथ में क्या है? y, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 8y। ये हो गया, समझ में आ गई बात यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया 7वां प्रश्न। 8वें की बात करते हैं। याद रहे 8वां जो है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना। ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं अगर आप PYQs उठाओगे तो,
आपको देखने को मिल जाएगा 2 या 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के परिसम्मित हो और बिंदु 2,-3 से गुजरे। जरा ध्यान से देखना सर, अगर मैं यहाँ पर ये x बनाऊं और ये y अक्ष बनाऊं सर, अगर मैं ऐसा करूं तो यहाँ पर देखो, ठीक है, ये हो गया अपना x अक्ष और ये हो गया अपना y अक्ष। अब देखो जरा ध्यान से, हमसे बोला है क्या है सर, हमसे यहाँ पे बोला क्या है कि जो परवलय है ना y अक्ष के परिसम्मित है। मतलब देखो y अक्ष के परित तो मतलब ऐसे भी ये हो सकता है सिमेट्रिक, जितना उधर इतना इधर, या फिर ऐसे भी तो बन सकता है। अब यहाँ ये कन्फ्यूजन है कि हम कौन सा केस ले, ऊपर वाला या नीचे वाला, ठीक है ना। ये वाला पैराबोला होगा अपवर्ड ओपनिंग या फिर नीचे डाउनवर्ड ओपनिंग। ये हमें पता लगता है कैसे कि ये बिंदु कौन से गुजरता है। ये गुजरता है बिंदु 2,-3 से। अब मुझे बताओ, अभी तो हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, मतलब ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो 2,-3 कौन से चतुर्थांश में आएगा, x2 है y-3 है, x2 आओगे y-3 है, नीचे आ जाओगे, यानी कि 2,-3 तो सर चौथे चतुर्थांश में आता है। अब ये वाला पैराबोला तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये 2,3 से कभी गुजर ही नहीं सकता, क्योंकि इस पे तो देखो चौथे चतुर्थांश का बिंदु कैसे आएगा, है ना। तो ये वाला कैंसिल हो गया, यानी कि ये वाला आंसर है। तो अगर ये वाला आंसर है तो इसका फोकस क्या होगा सर, यानी कि नाभि क्या होगी सर, देखो ना, x तो 0 होगा क्योंकि y पे है और यहाँ पे फोकस -a हो जाएगा सर। अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात की जाए तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं से जाएगी, ये y के है तो y बराबर समथिंग, यहाँ पे -a है तो ये +a। हालांकि इन सबकी जरूरत उतनी नहीं है हमें, बट फिर भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि फिगर कैसे बनेगी। चलिए अब यहाँ पे हम बोलेंगे, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे हम बोलेंगे भाई सॉल्यूशन नंबर 8 में देखो भैया, बहुत आसान सी चीज़ है कि परवलय y के सम्मित है ना। हमें गिवन क्या है, हमें दिया क्या गया है, गिवन है कि जो परवलय y अक्ष के सम्मित है ना, यानी सिमेट्रिक है। तथा एक और बात, तथा 2,-3 से जाता है, 2,-3 से जाता है। अब देखो अगर 2,-3 से आएगा, जो कि है ना, जो कि चौथे चतुर्थांश में है, भाई ये बिंदु कहाँ पे है, चौथे चतुर्थांश में है। मतलब ये जो बिंदु है इसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव कहाँ पे होता है, चौथे चतुर्थांश में होता है। इसका मतलब परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, इसका मतलब परवलय का समीकरण क्या होगा, ये डाउनवर्ड ही होगा भाई, चौथे चतुर्थांश से होके जाता है ना, तो नीचे की साइड मतलब 4ay, लेकिन नीचे y क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि y की तरफ ओपन हो रहा था 4a के साथ तो y आएगा, नीचे की तरफ है तो माइनस आएगा, और यहाँ पे जो बच गया उसका स्क्वायर कर दो, x बच गया सर, है ना। अब यहाँ से हम बोलेंगे कि ये 2,-3 से जाता है, हम बोलेंगे कि 2,3 परवलय पर है सर, यही तो मतलब हुआ इसका, अगर इससे ज़्यादा है तो। इसका मतलब x की जगह 2 रख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, -4a, y की जगह 3 रख सकते हैं, है ना, y की जगह कितना रख सकते हैं, -3 है सर, है ना। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट जाएगा, -1 यानी 1 बचेगा, 1/3 आ जाएगा, काट लेके देख लेना, ठीक है। तो a का मान कितना आ गया सर, 1/3 ना, 4 से 4 कट गया, -+3 आएगा, डिवाइड में यहाँ 1 बचा होगा ना, तो 1/3, ठीक है। तो यहाँ से a बराबर आ गया 1/3। अब हम बोलेंगे परवलय का फाइनल समीकरण, है ना, अतः परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, x² = -4ay था, तो यहाँ से हो जाएगा x² = -4, a की जगह आ जाएगा 1/3, साथ में है y, यानी कि हो जाएगा x² = -4/3y। ये आ गया फाइनल सॉल्यूशन। आप चाहो तो इसको और थोड़ा सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना, 3 को इधर ले आना, बट छोड़ो यार। समझ में आ गया उदाहरण संख्या 8, उदाहरण संख्या 8 समझ में आ गया क्या, बढ़िया से। चलिए अब बात कर लेते हैं दीर्घवृत्त यानी इलिप्स की। दीर्घवृत्त यानी इलिप्स की भी एक अपनी अलग ही कहानी है भाई साहब, ठीक है ना। देखो जरा ध्यान से देखना, आसान सा है ये भी।
दीर्घवृत्त में आप क्या करो, आप दो बिंदु फिक्स कर दो सर किसी प्लेन पे, एक समतल पे। 3D में नहीं जाना आपको, भी 2D में रहना है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, आपको क्या करना है, दो बिंदु फिक्स कर देने हैं। अब आप ऐसे बिंदु जितने भी ढूंढ पाओगे, ठीक है, जो कि जितना, देखो ध्यान दो, आपको मान लो एक बिंदु मिला P1, P1 की दूरी आपने निकाली F1 से, आपको क्या मिल गया P1 F1, मान लो कि ये मिल गया आपको 3 सेंटीमीटर। और फिर P1 की F2 से दूरी निकाली, है ना, ये मिला मान लो आपको 7 सेंटीमीटर, तो 3 और 7 10, तो P1 F1 प्लस में P1 F2, इन दोनों को जोड़ा आपने तो आपको कितना मिला 10। अब ऐसे वो सभी बिंदु जिनकी इससे दूरी निकाली जाए और इससे दूरी निकाली जाए, दोनों दूरियों को जोड़ दिया जाए और वो 10 ही आए, मान लो फॉर एग्जांपल 10 लिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सभी बिंदु का कलेक्शन या समुच्चय क्या बनाएगा, एक इलिप्स बनाएगा, यानी कि दीर्घवृत्त बनाएगा। समझो कि जैसे मैंने एक ये दूसरा बिंदु P2 लिया, P2 से F1 की दूरी निकाली, मान लो ये आया 4 यूनिट, और फिर P2 की F2 से दूरी निकाली और मान लो ये आया 6 यूनिट, सेंटीमीटर मान लेते हैं यूनिट के लिए, बार बार यूनिट बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज हो गए। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया सर, ये 10 सेंटीमीटर फिर से हो गया। ऐसे मैंने यहाँ से देखा, जितना ये आया उतना, मतलब जितना ये आया और ये आया, इन दोनों को जोड़ा तो फिर से 10 मिल रहा है। तो ऐसे मुझे जितने बिंदु मैंने देखा, ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं सर, है ना, जिसका इससे दूरी निकल के जोड़ रहा हूँ तो वही चीज़ आ रही है, 10 10 10 10, एक कांस्टेंट चीज़ हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो यही जितने भी बिंदुओं का समुच्चय होगा सब मिलके क्या बनाएंगे, एक इलिप्स बनाएंगे, यानी कि दीर्घवृत्त बनाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, देखो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एक दीर्घवृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनका तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग अचर होता है, मतलब बदलता नहीं। जैसे यहाँ पे 10 10 10 10 10 था योग, ठीक है ना, और दो स्थिर बिंदुओं को दीर्घवृत्त की नाभियां कहते हैं, मतलब इसमें दो नाभि होती हैं, पहला फोकस 1, दूसरा फोकस 2। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर होगी बात। और एक बात और याद रखना यहाँ पर कि दीर्घवृत्त में किसी बिंदु का दो स्थिर बिंदुओं से जो दूरी था और उसका योग निकाला था वो अचर रहता है, बदलता नहीं है, तो चलो ठीक है। और यह चीज़ जो दूरी आ रही थी, जैसे यहाँ पे दूरी 10 आ रही थी ना, 10 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यह बिंदुओं के बीच की दूरी से अधिक होता है। मतलब अगर इनको जोड़ के 10 आया है ना, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, तो इनके बीच की सीधी सीधी जुड़ी दूरी जो होगी सर F1 F2 की, वो हमेशा 10 से छोटी होगी, यानी 10 बड़ा होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है ना, वह 10 से मतलब दूरी से अधिक होता है दो बिंदुओं की डायरेक्ट दूरी से। खैर, ये चीज़ अगर आपको इतनी समझ में आ गई, ठीक है, ये चीज़ अगर आपको इतनी समझ में आ गई, तो अब आगे चलते हैं और थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, ये देखो सर, जो दीर्घवृत्त है ना अपना ये, ठीक है, जो अपना दीर्घवृत्त है यानी कि एलिप्स है, अब इसका एक केस लिया गया है। अब इसके हमें दो केस पढ़ने हैं सर। एक केस मान लो, ठीक है, देखो जो इसका नाभियाँ होती हैं, ध्यान से देखना, जिसको मैं यहाँ पे ठीक है हाईलाइट कर रहा हूँ, जो इसकी नाभियाँ यानी कि फोकस F1 F2 होता है, ठीक है, इन नाभियों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है सर, यानी F1 F2 को कोई रेखाखंड होगा, इसका कोई मध्य बिंदु भी होगा, इसी मध्य बिंदु को बोलते हैं सेंटर यानी कि केंद्र। तो पहली बात तो ये समझ में आ गया आपको, इसका केंद्र क्या होता है, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है सर। दूसरी बात, ये जो एलिप्स बना है यानी कि दीर्घवृत्त बना है, ठीक है, यहाँ पर अगर F1 F2 को जोड़ने वाला जो ये लाइन सेगमेंट है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं जाके ये इस दीर्घवृत्त को कट करेगा। यही इसके शीर्ष कहलाते हैं सर, है ना। शीर्ष को हम वर्टेक्स यानी V बोलते हैं, यानी कि ये जो चीज़ है ये क्या है असलियत में V है, तो ये V1 हो गया, और ये क्या हो गया, ये शीर्ष दूसरा वाला यानी कि V2 हो गया, यहाँ पर जो भी है ये। समझ में आ गई बात? यहाँ तक चीज़ें ठीक है, बिल्कुल। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो AB आपको नज़र आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? अब आपको हम कैसे बताएंगे यार? अरे नकल मार लो, यहाँ लिखा हुआ है दीर्घ अक्ष। क्या है ये? दीर्घ। दीर्घ नहीं, ये थोड़ा गलत टाइप कर दिया है, ये दीर्घ होता है सर, दीर्घ नहीं होता, ठीक है। ये दीर्घ अक्ष है, बड़ा वाला अक्ष। समझ में आ गया? और जो ये दीर्घ अक्ष है उसके परपेंडिकुलर अगर मैं खींचूँ एक लाइन सेगमेंट रेखाखंड, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर खींचूँ, है ना, जिसके एंड पॉइंट फिर से कहाँ पे हों, इसी पे एलिप्स पे ही हों, ठीक है, और ये केंद्र से होके जाए और दीर्घ अक्ष था उसके परपेंडिकुलर हो, तो इसको हम बोलते हैं छोटा वाला अक्ष यानी कि अल्प अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? अल्प अक्ष। समझ में आया? अब याद रखना आप, ठीक है, यहाँ से यही चीज़ बना हुआ है वहाँ पे, ठीक है, यही चीज़ बना हुआ है वहाँ पे। देखो केंद्र से फोकस की दूरी जो होती है ना वो C ली जाती है, उसको क्या बोलते हैं? C बोलते हैं सर। इसीलिए आप यहाँ देखोगे
ठीक है, इतना डिस्टेंस सी है, मतलब केंद्र से फोकस ये दूरी जो है ये सी दिखाई गई है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात सर, दूसरी बात, केंद्र से शीर्ष की जो दूरी होती है यानी कि ये दूरी, ये ए ली जाती है सर। इसीलिए आप यहाँ से देखोगे तो ये जो दूरी है ये ए है, मतलब ये कितनी दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये ए है सर। समझ में आ गया। और ये जो दूरी है ना सर, ये जो दूरी है ना सर, ये केंद्र से और ये जो दूरी है ना सर, ये बी ली जाती है। ठीक है, मतलब आप देखोगे कि ये जो दूरी है ये क्या है सर, बी है। यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, समझ में आ गया। तो यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि जो दीर्घ अक्ष होता है, दीर्घ अक्ष, इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो दीर्घ अक्ष कितना होगा, देखो ए इधर है तो ए इधर होगा, तो a + a 2a, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a आती है। और अगर अल्प अक्ष की बात करें तो उधर b है तो नीचे भी b होगा, तो अल्प अक्ष जो होता है उसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 2b होता है। हालांकि अक्ष तो एक लाइन होनी चाहिए, यहाँ से एक लाइन जाती होगी, लेकिन जब हम लंबाई की बात कर रहे हैं तो हम यहीं तक सीमित रहते हैं, लाइन के सेगमेंट यानी रेखाखंड तक सीमित रखते हैं इसको। समझ में आ रही है ना बात। ठीक है, तो याद रहे आपको कि कभी कभी हमें पहचानना जरूरी हो जाता है कि भाई ए कितने को बोल रहे हैं, बी कितने को बोल रहे हैं, सी किसको बोल रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो आपको एक और चीज़, अभी मैं इन्हें इक्वेशंस नहीं पढ़ाई है ना, अभी इक्वेशंस हम पढ़ेंगे। देखो ये इक्वेशंस हैं, फिर हम ए बी सी की चीज़ें भी पढ़ लेंगे यहाँ पर। बट अगर आप यहाँ से विजुलाइज कर लोगे ना, यहाँ से विजुलाइज कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फोकस में किसका गेम है, सी का, वर्टेक्स किसका गेम है, ए का। ठीक है, और ये क्या है, बी है। चलो इतना आपको समझ में आया। तो अब दो इक्वेशन पढ़नी है हमें, स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स की। स्टैंडर्ड इक्वेशन का क्या मतलब है कि सेंटर हमेशा 0 0 पे हो और जो इसके अक्ष हैं, जो इसके अक्ष हैं वो एक दो अक्ष है ना इसके, एक बड़ा वाला अक्ष जिसको हम बोल रहे हैं दीर्घ अक्ष, एक छोटा वाला अक्ष जिसको हम बोल रहे हैं अल्प अक्ष। दोनों अक्ष एक एक्स के अलोंग हो, दूसरा वाई के अलोंग हो, तो दो केस बनेंगे। दो केस कौन से बनेंगे, अगर बड़ा वाला एक्स की तरफ है तो छोटा वाला वाई की तरफ होगा, अगर छोटा वाला एक्स की तरफ है तो दीर्घ वाला यानी बड़ा वाला वाई की तरफ होगा। तो ये दो केस बनते हैं सर, और इन दो केस को याद देखो। ये तो सबको याद होता है इक्वेशन कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये तो याद हो जाता है, ये याद करने में दिक्कत नहीं है। बट कौन सा किसका है ये अगर आपको याद करना है तो इसका ट्रिक ये है सर, सिंपल, मतलब ये ऐसे आपको सोचना है कि यहाँ पर ए डिसाइड करेगा। क्यों, क्योंकि ये ए क्या होता है, जो बड़ा वाला अक्ष है उसका आधा है ना, तो यहाँ पर ए स्क्वायर जिसके नीचे होगा बड़ा वाला अक्ष उसके अलोंग बनेगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे ए है, जबकि यहाँ पर देखोगे तो वाई स्क्वायर के नीचे ए है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आ रहा है तो मतलब एक्स की तरफ ये ज़्यादा लंबा दिखेगा इधर, यानी कि फोकस जो एक्स पे होगा। याद रहे दीर्घ अक्ष की पहचान क्या है कि जो, फिर से मैं बोल रहा हूँ इसको याद रखना, क्वेश्चन में काम आएगा। जो फोकस होते हैं सर, जो फोकस होते हैं या जो वर्टेक्स होता है यानी शीर्ष, चाहे फोकस की बात करो चाहे शीर्ष यानी वर्टेक्स की बात करो, वो दीर्घ अक्ष पे स्थित होते हैं। तो अगर एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे वर्टेक्स भी एक्स पे होंगे और ये भी फोकस भी एक्स पे होगा, है ना। अभी हम शिफ्टेड पैराबोला की बात नहीं कर रहे हैं। और अगर वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है तो आप देखोगे फोकस भी वाई पे होगा, ठीक है, चाहे F1 की बात करें चाहे F2 की बात करें, और वर्टेक्स भी वाई पे होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, अब इनको याद करने का ट्रिक देख लो सर। देखो ठीक है, यहाँ पर आप ट्रिक देख लो इनके कोऑर्डिनेट याद करने के, है ना। जैसे मैं अगर कोऑर्डिनेट लिखूं तो आप देख पाओगे फोकस का तो लिखा हुआ है, वर्टेक्स का यहाँ कितना हो जाएगा a,0। अब मैं इसको याद करने का ट्रिक बता दूंगा, पहले लिख लो। यहाँ कितना हो जाएगा -a,0। ऐसे यहाँ पे अगर देखोगे तो फोकस 0,c है, 0,-c है, वर्टेक्स 0,- है, 0,+ है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो वर्टेक्स है सर वो a का गेम है, वर्टेक्स जो है वो a का गेम है, और जो फोकस है वो c का गेम है। पैराबोला से उल्टा है, पैराबोला में फोकस a का गेम था, तो उसको ऐसे याद रख लो यार। पैराबोला में जो हमने पहले पढ़ा अपर वाला है उसमें तो b और c थे ही नहीं, तो कहानी a से शुरू हुई यानी फोकस में ही a आ गया। बट बाकी चीज़ों में आपको फोकस ऐसे याद करना है, FOCUS, फोकस की स्पेलिंग होती है, यानी फोकस में C आएगा सर, फोकस में क्या आएगा, C आएगा। मैं इसको और अच्छे से लिखता हूँ, FOCUS, फोकस में क्या आएगा, C। यानी कि ध्यान से देखो,
फोकस की कहानी में क्या आएगा सी, अगर वो एक्स अक्ष पे है तो सी कोमा 0 प्लस माइनस, यानी कि इधर वाला प्लस उधर वाला माइनस। और अगर वाई एक्सिस पे है तो कहानी में कुछ भी हो सर, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, फोकस की स्पेलिंग में सी आ रहा है। तो ऐसे ट्रिक है याद करने का कि फोकस के फॉर्मूले में सी लिखोगे। वाई एक्स पे है तो एक्स 0 वाई कोऑर्डिनेट प्लस माइनस सी होगा, एक्स पे है तो वाई 0 एक्स कोऑर्डिनेट प्लस माइनस सी होगा। लेकिन पैराबोला यानी परवलय में ऐसा मत करना, वहां पे फोकस में बस ए आएगा। बाकी जो ये बचा है या फिर इसके बाद हम हाइपरबोला पढ़ेंगे अति परवलय, उसमें भी ये ट्रिक काम करेगा। ठीक है, अगर फोकस का ये हो गया तो जो बचा वर्टेक्स उसके साथ ए लिख दो यार, यानी वर्टेक्स में प्लस माइनस ए कोमा 0 होगा और यहाँ पे वर्टेक्स में गेम तो ए का ही रहेगा बट 0 कोमा प्लस माइनस ए हो जाएगा। देख लो चाहे आप। एक और चीज आती है कि ए बी और सी में क्या रिलेशन होता है। कभी कभी हमें दो चीजें दे दी जाती हैं ए बी और सी में से, तीसरी की जरूरत होती है, तो उसके लिए ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही चीज जब आप अति परवलय के बारे में पढ़ोगे तो वो ए बी सी में वहां पे रिलेशन क्या रहता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जबकि यहाँ पे अलग रिलेशन है। तो कहानी बदल जाती है, बच्चे इसमें भी पेपर में जाकर कंफ्यूज आते हैं कि कौन सा उसका था कौन सा उसका था। तो उसका ट्रिक अभी मैं बता दूंगा जब वो आएगा दोनों में, कि दोनों को आपको याद कैसे कर लेना है। फिलहाल अभी आप ये देख लो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये सारी चीजें याद हो गई। तो अब देखो आपको सब कुछ अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, और एक बात और, जो दीर्घ अक्ष होता है ना, इसके एंड पॉइंट कभी कभी आपसे बोले जाते हैं कि जो अंतः बिंदु है, एंड पॉइंट है मतलब, ठीक है, उसका निर्देशांक कितना है। तो आप याद रखना एंड पॉइंट को ही वर्टेक्स यानी कि यहाँ पर क्या बोला जाता है, शीर्ष बोला जाता है। जो बड़ा वाला अक्ष है उसके एंड अंत बिंदुओं को ही वर्टेक्स बोला जाता है, ये याद रखना। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं आपको। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल फोकस और वर्टेक्स का सीधा है, फोकस की स्पेलिंग में सी आता है तो फोकस में सी हो जाएगा, है ना। एक्स पे तो एक्स पे, वाई पे तो वाई पे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एक और चीज़, अभिलंब जीवा इसमें भी होता है, ठीक है ना, इसमें भी नाभिलंब जीवा होता है। नाभिलंब जीवा की लंबाई इसमें होती है 2b स्क्वायर बाई है। ठीक है, नाभिलंब यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है और ये है, दोनों सेम लंबाई के होते हैं, दो होते हैं इसमें। ठीक है, मतलब क्या कि जो इसका मेजर एक्सिस है यानी कि दीर्घ वाला अक्ष है, इसके लंबवत हो और नाभि से होके जाए, और एंड पॉइंट इनके कहाँ होने चाहिए, इसी, ठीक है, एलिप्स पे होने चाहिए। ठीक, तो इसको बोला जाता है नाभिलंब जीवा। मतलब फिर से समझ लो, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए इसके, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए, फोकस से होके जाना चाहिए, और एंड पॉइंट इससे बाहर ना चले जाए, ऊपर ना चले, यहीं पे होना चाहिए। तो ये जो सी डी दिख रहा है ये भी नाभिलंब है, और जो ए बी दिख रहा है वो भी नाभिलंब है। दोनों की लंबाई बराबर है, और किसके बराबर है, 2b स्क्वायर बाई ए के, 2b स्क्वायर बाई ए के। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे होती है उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी। असलियत में इसेंट्रिसिटी के बारे में आपको इतना याद रखना है कि ये सी और ए का रेशो होता है, सी डिवाइड बाई ए करके जो एक रेशो मिलेगा उसी को बोला जाता है इसेंट्रिसिटी। ठीक है, यानी कि दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता, दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि मतलब सी, भाई केंद्र से नाभि की दूरी को सी बोलते हैं ना, और केंद्र से शीर्ष की दूरी मतलब ए, इसका अनुपात होता है सी बाई ए। समझ में आ गई बात यहाँ तक। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमने फॉर्मूले भी थोड़े थोड़े दिमाग में बिठाए हैं ना, उनको हम विजुलाइज करेंगे, बिना पीछे देखे आपको ट्राई करना है, फॉर्मूला याद आ जाए। नहीं याद आएगा तो मैं बताता रहूँगा कैसे कैसे कैसे। ठीक है, चलो देखो ध्यान से देखना। ठीक है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो अब तक तो आपको मज़ा आ रहा होगा, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, समझ में आता है तो मज़ा आता है। ठीक है, दीर्घवृत्त ये है, यानी कि इलिप्स की इक्वेशन दी गई है हमें, दीर्घवृत्त की इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 25 प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9। मैं लास्ट में ट्रिक बताऊंगा आपको याद करने का, सिंपली, है ना। अभी भी बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो नाम में ही क्या है, दीर्घ है, तो इसका मतलब है कि दीर्घवृत्त में कैसे होगा, है ना। देखो नाम में मैं ट्रिक बता देता हूँ सिंपल सा, एक और अभी आया मेरे दिमाग में। नाम ही इसका क्या है सर, दीर्घवृत्त है। ठीक है, देखो ना जरा ध्यान से। ठीक है, नाम में ही क्या है, दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त। तो इसमें ऐसे याद रख लो कि ए और बी में ए दीर्घ होता है, मतलब ए डिसाइड करता है इसमें, ए क्या है, दीर्घ है, बड़ा है, तो ए डिसाइड करेगा। एक्स स्क्वायर के नीचे ए आया तो ए के अलोंग होगा, वाई स्क्वायर के नीचे ए आ गया तो उसके अलोंग होगा, है ना। तो ए डिसाइड करेगा इसमें। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 25, किसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम, 5 का। हालांकि -5 का स्क्वायर भी 25 होता है, बट हमें ए और बी नेगेटिव नहीं लेने होते, तो वो चीज़ मत सोचना। ठीक है, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है सर, 1,
है ना। अब इसको आप तुलना कर लो, किससे करोगे, देखो मैंने क्या कहा, जो बड़ा है वो ए होगा यहाँ पे, क्योंकि ये नाम ही क्या है, दीर्घवृत्त, तो दीर्घ वाले को ए बोलोगे। ऐसे अपने दिमाग में कहानी बनाते हुए चलो, ताकि पेपर में कन्फ्यूजन हो ना तो याद आ जाए, ठीक है। तो बड़ा ये है ना, तो इसको ए लोगे, तो ए दीर्घ होता है, ठीक है। इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। तो इससे तुलना करने पर ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, 1 व 2 से तुलना करने पर, है ना, 1 व 2 से, 1 व 2 से इन दोनों को तुलना करोगे सर, तो a का स्क्वायर यहाँ 5 का स्क्वायर, यानी a का मान 5 आ जाएगा, और ये b का मान कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हमसे जो भी चीज़ पूछी है ना, उसमें देखो c की भी जरूरत पड़ेगी, यानी c निकालना है सर। तो c कैसे निकालते हैं हम इस केस में, ठीक है। देखो दीर्घवृत्त में यानी कि एलिप्स में क्या होता है, a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं जब ट्रिक आएगा बताऊंगा मैं कि इनमें कन्फ्यूजन हो जाती है कुछ बच्चों को, क्यों, क्योंकि जब हाइपरबोला पढ़ोगे ना, हाइपरबोला, तो वहाँ पे ये इक्वेशन ऐसे नहीं होती, वहाँ पे ये होता है, बदल जाती है इक्वेशन, तो बच्चा कन्फ्यूज आता है पेपर में जाके, वहाँ पे ये किस में था, ये किस में था, वो एलिप्स में था, ये हाइपरबोला में था, तो वो कन्फ्यूजन आप दूर कर लोगे। अभी मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, बस थोड़ा देखते रहो, उसको आने दो पहले भी, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे सर a की वैल्यू 5 है, तो a की वैल्यू 5 यानी 5 का स्क्वायर, और b की वैल्यू 3 है यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस में c का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 हो गया 16, तो c स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो c इक्वल टू प्लस माइनस 4 आएगा, -4 हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि c भी डिस्टेंस है, नेगेटिव नहीं हो सकता सर, ठीक है। तो c पता लग गया, ठीक है। इसके अलावा a पता लग गया और b पता लग गया, ये 3 चीज़ें पता लग गई ना। अब जो जो पूछा सब निकालते हैं सर, ठीक है। अगर आपको फिगर बना के दिखाऊं, अगर आपको देखना हो, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ अच्छे से, तो ये समझो अपना x एक्सिस है, ठीक है, ये अपना y एक्सिस है सर। हमसे क्या बोला गया है, देखो कि भाई एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा है, मतलब x के अलोंग ये ज़्यादा लंबा रहेगा और उसी पे फोकस होंगे, यानी फोकस कहाँ पे हैं, F1 भी F2 भी दोनों नाभियाँ, वर्टेक्स 1 भी वर्टेक्स 2 भी दोनों शीर्ष कहाँ पे हैं सर, x के अलोंग है। समझ में आ गई बात। जैसे इतना आपको समझ आया, तो अब देखो ना, नाभियों के, नाभि मतलब, ठीक है, जो नाभियाँ हैं, अगर मैं लिखूँगा, लिख देता हूँ, ठीक है, नाभियाँ यानी कि जो फोकाई है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, देखो फोकस x पे है ना, मैंने कहा फोकस FOCUS, फोकस की स्पेलिंग में C आता है, यानी फोकस C का गेम है सर, परवलय को छोड़ के, परवलय में A का गेम होता है, बस इतना याद रखना, है ना। बाकी इसमें और हाइपरबोला में C का गेम है, ऐसे याद रख सकते हो। तो मतलब ये फोकस क्या हो जाएगा सर, प्लस माइनस C कितना है, 4, प्लस माइनस 4,0 हो गया सर, ठीक है। और क्या बच गया सर, शीर्ष, जो इसके शीर्ष हैं, शीर्ष मतलब वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या, ए का गेम है सर, एक सी का और एक ए का, ठीक है, बी का कोई गेम नहीं होता इनमें, ठीक है। तो यहाँ से कितना, प्लस माइनस ए सर, ए क्या है सर, 5, तो प्लस माइनस 5,0 है, ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे इसमें सी आ गया फोकस में, तो जो बच गया ए वो इसको दे दो, है ना, वर्टेक्स को। और क्या बच गया सर, दीर्घ एवं लघु अक्ष की लंबाइयाँ, तो यहाँ पे जो दीर्घ अक्ष है सर, है ना, दीर्घ अक्ष, दीर्घ मतलब बड़ा वाला, तो बड़े वाले के साथ कौन आता है, ए आता है, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होती है, 2a, यानी कि 2 गुणा में a का मान कितना है सर, a का मान है 5, तो 2 पंजे 10, तो इसकी लंबाई हो गई 10 इकाई, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, जो भी हो, ठीक है। और लघु अक्ष की लंबाई भी निकालनी है सर, ठीक है, आप पूरा लिखना, लघु अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई, मैं तो आलसी हूँ इसलिए नहीं लिख रहा, मेरे नंबर भी नहीं कट रहे, है ना। बट आप ऐसे मत लिखना लघु अक्ष बराबर, लिखना लघु अक्ष की लंबाई बराबर कितनी होती है सर, 2b, तो यहाँ पे b कितना है, 3 है सर, तो 2 गुणा में 3 यानी कितना हो जाएगा सर, 6 इकाई हो जाएगा, ठीक है। और क्या बच गया, उत्केंद्रता, उत्केंद्रता मतलब इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होती है सर, c/a, है ना। तो उत्केंद्रता यानी c कितना आया है, 4 आया है, डिवाइड बाई a कितना आएगा सर, 5 आएगा, a कितना आएगा, 5, ये भी निकल गया। और नाभिलंब जीवा की लंबाई, चलो ठीक है, नाभिलंब जीवा की लंबाई भी निकालनी है, ठीक है, तो वो भी निकाल देते हैं भाई, ठीक है, नाराज मत हो। ये देखो नाभिलंब जीवा, ठीक है, क्या होती है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना भाई, 2b² डिवाइड बाई a
यानी कि 2, बी कितना है उसका स्क्वायर करो डिवाइड बाई ए कर दो, बी कितना है सर, बी है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करो डिवाइड बाई ए कितना है 5, तो 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 बटे में 5, ये आ जाएगा सर। ठीक है, इकाई है ना जी, क्योंकि अभी दूरी है तो जो भी इसकी यूनिट रही हो। ठीक है सर, तो देखो ये हो गया ये क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें कह रहा है कोई इलिप्स है, दीर्घवृत्त है, जिसकी इक्वेशन ये है, इसके नाभि और शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयाँ और उत्केंद्रता केंद्र ज्ञात कीजिए। तो भैया कर देते हैं, देखो यार सॉल्यूशन नंबर 10। सॉल्यूशन नंबर 10 में क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 9x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर इक्वल टू 36 है। अब देखो बराबर में तो एक चाहिए होता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बराबर में एक दिख नहीं रहा है, मैं कहूँगा यार सबको ना 36 से डिवाइड कर दो, क्योंकि अगर 36/36 होगा तो एक तो आ गया है ना। और यहाँ पे 9 चौक 36 यानी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 बचेगा नीचे, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। ऐसे यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 गुणा में 9 36 का, 4 9 36, 9 किसका, 3 का। मैंने क्या बोला कि नाम में ही क्या है बंदे के, नाम में ही आ रहा है दीर्घ, यानी जो बड़ा उसका राज चलेगा, तो वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा है ना, वाई शेर है सर, यानी कि वाई के अलोंग होगा ये, इसका मतलब समझ गए ना आप, वाई के अलोंग होगा ये सर। इस बार जो कहानी चलेगी वो वाई के अकॉर्डिंग चलेगी, वाई की तरफ ज़्यादा लंबा रहेगा, यानी फोकस जो रहेंगे वाई पे रहेंगे सर, वर्टेक्स जो रहेंगे वो भी वाई पे रहेंगे सर। ये वर्टेक्स 1 वाई पे है तो 0, -a, और ये वर्टेक्स 2 क्या होगा सर, 0, +a, ये होगा फोकस, ये भी होगा फोकस, ये क्या होगा सर 0, c माइनस का, और ये 0, +c, फोकस c का गेम है, बाकी वर्टेक्स a का, बस इतना याद आते ही काम बन गया यार अपना, है ना। तो इसको किससे कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी का स्क्वायर, जो छोटा है यहाँ पे वो b है भाई, है ना, और जो बड़ा है वो a है, ऐसे याद रख लो। तो यहाँ से इन दोनों को तुलना करोगे 1 व 2 से, तो यानी a का मान कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा सर, और b का मान कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा सर। c निकालना है बिल्कुल, तो c के लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास, ये वाला, a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी आप ट्रिक देखोगे ना आपको फटाक से याद हो जाएगा, बस रुके रहो थोड़ा। ठीक है, a का मान कितना है 3, तो 3 का सीधा स्क्वायर लिख दे रहा हूँ 9, b कितना है 2, 2 का स्क्वायर आ गया 4, प्लस में सी स्क्वायर, 4 जाएगा माइनस में, 9 में से 4 गया 5, सी स्क्वायर 5 है, तो सी की वैल्यू ±√5 होनी चाहिए थी, बट माइनस को हम कंसिडर नहीं करेंगे, सी दूरी है। समझ में आ गया। तो जैसे ही सी पता लगा, अब हमें क्या निकालना था, नाभियाँ निकालनी थी सर, है ना, नाभि यानी फोकस, है ना। तो ये जो नाभियाँ हैं यानी कि फोकस, मैंने क्या बोला, फोकस सी का गेम होता है, ±c या नहीं 0, क्योंकि वाई पे है ना, तो x 0 होगा, यहाँ पे c आएगा, तो यानी कि ये कितना हो गया सर 0, ±c कितना आया है √5, और क्या बच गया सर, शीर्ष बच गए इसके, शीर्ष यानी कि वर्टेक्स सर, है ना, शीर्ष यानी कि वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0, ±a, यानी कि कितना सर 0, ±a की वैल्यू क्या है सब, a की वैल्यू है 3, यहाँ पे आप देख पाओगे a की वैल्यू 3 आई है, b की वैल्यू 2 आई है, तो 0, ±3, और क्या बच गया सर, दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयाँ, है ना। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ इस बार अच्छे से, की लंबाई बराबर कितनी होती है, फॉर्मूला याद रखना 2a, और लघु या अल्प भी बोलते हैं इसको, लघु अक्ष या अल्प अक्ष की लंबाई कितनी होती है सर, 2b होती है। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेना कि a की वैल्यू अगर 3 है तो 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6 इकाई हो जाएगा यार, सीधा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और b की वैल्यू 2 है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 ना, तो ये 4 इकाई हो जाएगा सर। आगे बात समझ में। और क्या निकालना है, उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए, यानी सेंट्रिसिटी c/a, c कितना आया है सर √5, a कितना आया है सर 3, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ पे नहीं पूछा है ना, ठीक है, नाभिलंब नहीं पूछा ना, ठीक है, तो वो नहीं निकल रहे। 10वां हो गया। अब बात कर लेते हैं 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियों के निर्देशांक कितना है, यानी कि जो फोकस होता है सर अपना,
वो कितना है +-5, ठीक है। और शीर्ष के निर्देशांक यानी जो वर्टेक्स होते हैं सर वो कितना है +-13,0। अब मुझे एक बात बताओ यार कि जो फोकस होता है असलियत में वो क्या होता है, फोकस की स्पेलिंग में सी आ रहा है +-c,0। फिर से बोल रहा हूँ, परवलय के केस में बस +-a,0 होता है या 0, बाकी सब में फोकस में सी आता है, ठीक है। तो यहाँ से सी का मान कितना हो गया 5। वर्टेक्स यहाँ पे क्या होता है +-a,0 क्योंकि एक्स पे है ना, देखो ये एक्स पे है तो एक्स पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ से हमें क्या पता लग गया, ए की वैल्यू आ गई 13। तो यार ए 13 आ गया है और यहाँ पे देखोगे सी 5 आ गया है ना। अभी हमें बी की जरूरत तो पड़ेगी सर, बी भी निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या हमें पता है a² = b² + c² होता है ना। एक काम कर लेते हैं, इसको इधर लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, चलो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से सर a का मान कितना है, a का मान है 13, तो ये 13 का स्क्वायर सीधा लिख तो समझ जाओगे ना 169। एक स्टेप गैप कर रहा हूँ यार, थक रहा हूँ मैं भी, बहुत देर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। c की वैल्यू 5 है तो c का स्क्वायर यानी 25 आ गया सर, और यहाँ b का स्क्वायर है तो b स्क्वायर 144 बचेगा, इसको माइनस में लाओगे, है ना। सीधा सीधा मैं लिख दे रहा हूँ, b स्क्वायर कितना है 144, भाई 125 माइनस में आएगा। बस b की जरूरत है क्या अपने को, नहीं, b स्क्वायर से ही काम चल जाएगा, है ना। बी की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा पूछा नहीं इसमें बी निकालना पड़े, बी स्क्वायर से ही काम चल जाएगा। कैसे, हमसे बोला उस दीर्घवृत्त का समीकरण, हम बोलेंगे दीर्घवृत्त का समीकरण। ध्यान से देखो, दीर्घवृत्त का समीकरण। देखो पहली बात तो ये x पे है, देखो फोकस भी x पे है, वर्टेक्स भी यानी शीर्ष भी x पे है, तो यानी x के नीचे बड़ा वाला आएगा दीर्घवृत्त में, x के नीचे a² आएगा, ऐसे पता लग गया। y² / b² बराबर 1, तो यहाँ से हो जाएगा x² / a का स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है सर 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, प्लस y² b के तो स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल रखी है 144, और बराबर कितना है 1 है सर। ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है। चलो उदाहरण 11 भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगला क्या कह रहा है, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके दीर्घ अक्ष की लंबाई 2b है। भाई दीर्घ अक्ष की लंबाई 2b है, देखो जरा ध्यान से देखो, सॉल्यूशन नंबर 12 है ना। हमसे क्या बोला गया है कि जो दीर्घ अक्ष है सर, दीर्घवृत्त का जो दीर्घ अक्ष है यानी कि 2a है ना, दीर्घ अक्ष की लंबाई वो हमें बताई गई है 20, तो मतलब a की वैल्यू 10 हो गई, सीधा सीधा a निकल गया, ठीक है। और कह रहा है नाभियां जो है 0, ±5 हैं। नाभियां जो है, नाभियां यानी फोकस, वो क्या है 0, ±5 हैं। और हमें पता है कि जो फोकस होता है वो क्या होता है, सी का गेम चलता है इसमें, FOCUS फोकस में सी आ रहा है, तो सी की वैल्यू 5 आ गई सर। सी पता है, ए पता है, तो बी भी पता लग जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है a² क्या होता है सर b² + c²। a की वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर सीधा लिख दो 100। b नहीं पता, c है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, तो यहाँ से b² सीधा सीधा कितना आ गया 75, क्योंकि 25 जाएगा माइनस में, b² की वैल्यू कितनी है कि 75। बस b की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, b² से ही काम चल जाएगा, ठीक है। हम क्या बोलेंगे यार, ये 3 चीज़ें पता है ना, हालांकि हमें 2 ही चाहिए b और a, ठीक है। तो यहाँ से हम बोलेंगे, हम यहाँ से क्या बोलेंगे, अभीष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण कितना होगा सर। देखो ना फोकस कहाँ पे है, y अक्ष पे है, तो y के अलोंग है, यानी कि x² और यहाँ पे y², y के अलोंग है तो y का राज चलेगा सर। यहाँ पे y के नीचे आएगा a², बाकी x के नीचे b² = 1, यानी कि x² / b का स्क्वायर, b² की वैल्यू है 75, प्लस y² / a की वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर लिखना है सर, 10 मत लिख देना, और वहाँ पे 75 का स्क्वायर मत कर लेना, वो स्क्वायर करने के बाद ही 75 आ रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। चलो यार ये भी हो गया उदाहरण संख्या 12। अब आखिरी चीज़ बचती है जो कि है अति परवलय। इसका भी ट्रिक बता दूंगा मैं आपको कि इसको याद कैसे करेंगे, इसके नाम से टेंशन मत लो, ठीक है। अति परवलय होता क्या है इसको समझो। देखो यहाँ पर भी
जैसे अभी हमने इलिप्स के केस में देखा, दो फिक्स बिंदु होते हैं, एक फिक्स बिंदु मान लो F1 है, दूसरा फिक्स बिंदु मान लो F2 है सर, F1 F2। अब आपको वो सभी बिंदु देखने हैं, जैसे मान लो मुझे एक बिंदु A मिला, मैंने इसकी F1 से दूरी निकाली, मान लो इसकी दूरी आई 2 इकाई, 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और मैंने इसकी दूरी यहाँ से निकाली, मान लो ये आया 6 यूनिट। तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटाओ, यहाँ जोड़ना नहीं है घटाना होता है, तो 6 में से 2 गया 4, यानी कि P1 F1 और P2 F2 6 - 2, यानी कि इनको घटाया जब P1 F2 कितना है 6 है, P1 F1 कितना है 2 है, तो 6 में से 2 गया 4 सेंटीमीटर मान लो ये आ गया। अब वो सारे बिंदु जो इससे दूरी निकाली जाए और इससे दूरी निकाली जाए घटा के यही बचे 4, वो बनाएंगे अति परवलय। जैसे मान लो मैंने इसकी इससे दूरी निकाली, इसकी इससे दूरी निकाली, ये आ गई 4 सेंटीमीटर, कितनी आ गई सर 4 सेंटीमीटर, है ना। और ये मैंने इससे इसकी दूरी निकाली, ये मान लो आ गई 8 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो हमेशा, ये बड़ी वाली दूरी 8, छोटी वाली दूरी इसी बिंदु की, इन्हीं दोनों फिक्स बिंदुओं से 8 में से 4 गया 4। ऐसे ही कितने भी बिंदु मैं यहाँ पे ढूंढ सकता हूँ, इनफाइनाइट बिंदु ढूंढ सकता हूँ जिसकी इससे दूरी और इससे दूरी का अंतर जो है, बड़ी वाली में से छोटी वाला जो भी बड़ा है, अंतर जो है वो इतना ही है 4 4 4 4 4। तो मैं कहूँगा ये एक परवलय बना रहे हैं। अब 4 तो मैंने उदाहरण के लिए लिया है सर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे 2 केस बनेंगे सर, है ना। वो सारे बिंदु यहाँ पर भी मिल सकते हैं या फिर वो बिंदु यहाँ पर भी मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो, ठीक है, एक बिंदु लिया मैंने देखा यहाँ से जो दूरी आई, ठीक है, तो कुछ खतरनाक सा हो गया, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, मान लो ये 3 आया और ये आ गया 7, तो फिर से 7 में 3 गया 4 ही बचा ना। तो ऐसे मतलब 2 सेट ऑफ, ठीक है, ऐसे कर्व मिलेंगे आपको। इनको क्या बोला जाता है अति परवलय यानी हाइपरबोला, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको याद रख लेना इंग्लिश में भी थोड़ा सा, ठीक है, हाइपरबोला। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से आप देखना, ठीक है। पहले आप सीखो कि अनुप्रस्थ अक्ष किसे कहते हैं और संयुग्मी अक्ष किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो जो 2 फिक्स बिंदु थे, जिन बिंदुओं को हमने फिक्स किया था, इनको फोकस यानी नाभि बोला जाएगा। तो हमने पहले भी देखा बाकी केसेस में भी, है ना। तो नाभि को जोड़ने वाला जो एक अक्ष होता है, इसी को बोला जाता है अनुप्रस्थ अक्ष, ठीक है। और F1 F2 अगर एक लाइन सेगमेंट है तो इसका मिड पॉइंट भी होगा, सिर्फ इतना कंसीडर करें तो इसके मिड पॉइंट को बोला जाता है केंद्र। और इसी केंद्र से लंबवत अगर एक एक्स खींच दिया जाए तो इसको बोला जाता है संयुग्मी अक्ष। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है, ठीक है सर। लेकिन एक बात याद रखना, अभी तो इन एक्स को एक लाइन की तरह कंसीडर कर रहे हैं, बट अभी इनकी लंबाई भी पूछ लेंगे। आप कहोगे लाइन की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं। तो जब लंबाई की बात करेंगे ना, तो जो दोनों शीर्ष हैं, मतलब अनुप्रस्थ अक्ष का सिर्फ इतना हिस्सा कंसीडर किया जाता है जब हम लंबाई की बात करते हैं। और ये भी 2a ही आता है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई a होती है सर। तो शीर्ष के निर्देशांक क्या हो जाते हैं इस केस में, ये हो जाएंगे a,0, और यहाँ पे शीर्ष यानी वर्टेक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे -a,0, और यहाँ पे ये लंबाई c होती है सर, यानी फोकस यहाँ पे हो जाएगा c,0, और इस केस में क्या हो जाएगा, कहाँ गया, ये रहा, ये हो जाएगा -c,0, यानी फोकस अभी भी c का गेम है, वर्टेक्स a का गेम है, वही चल रहा है, ठीक है। अभी आएगा इन पे सब कुछ। मैं बताना ये चाहता था कि भले ये एक लाइन है, लेकिन जब हम अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई की बात कर रहे होंगे तो हम इसके एक टुकड़े की बात कर रहे होंगे जो वर्टेक्स को मिलाने से बना होगा, ठीक है, सिर्फ उतना टुकड़ा। और ये 2a होगा। c आपको समझ में आ चुका है, ठीक है ना। केंद्र की फोकस से दूरी c कहलाती है। तो b क्या चीज़ है, देखो यहाँ पर एक रिलेशन होता है c² = a² + b²। तो a और c को इस फॉर्मूले में रखो, वहाँ से b कैलकुलेट किया जाता है। मतलब b डिपेंड करेगा c और a क्या है। समझ में आ गई बात। चलिए अभी थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा बहुत अच्छा सा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अभी जो चीज़ आपने सीखी अब दोबारा देख लो, ठीक है। 2 चीज़ें हैं सर, ठीक है। अति परवलय का जो मानक समीकरण है, हमें मानक समीकरण पढ़ना है, शिफ्टेड नहीं पढ़ना है सर। आड़ा टेढ़ा तिरछा ऐसे भी तो हो सकता था ना, कि भाई एक्स एक्सिस पे ना हो, ऐसे हो, तो ऐसे भी हो सकता है, पर वो समय में नहीं पढ़ना। हमें मानक समीकरण का मतलब पढ़ना है जिसमें सेंटर हमेशा 0 0 पे लाई करे। ये 0 0 है सर, समझ में आ गया। और जो इसका अक्ष है ना, इसके 2 अक्ष थे, अभी हमने देखा, देखो जरा, इसके 2 अक्ष पढ़े ना हमने अभी, ठीक है। सब मिटा देता हूँ मैं अभी दोबारा।
इनको हम आगे पढ़ेंगे ही, ठीक है। अभी हमने 2 अक्ष पढ़े ना, एक अनुप्रस्थ अक्ष है और एक संयुग्मी अक्ष है, ठीक है। ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं इनको। तो जो अनुप्रस्थ अक्ष है और संयुग्मी अक्ष है ये हमेशा एक्स वाई के अलोंग होने चाहिए। अगर अनुप्रस्थ अक्ष, ये क्या हो गया, अगर अनुप्रस्थ अक्ष एक्स के अलोंग है तो संयुग्मी अक्ष वाई के अलोंग होगा, और अगर अनुप्रस्थ अक्ष वाई के अलोंग है तो संयुग्मी अक्ष के अलोंग होगा। अनुप्रस्थ अक्ष की क्या पहचान है, जो फोकस को मिलाने से बनता है। फोकस 1 फोकस 2 को मिलाने से बनेगा वो अनुप्रस्थ अक्ष होगा। जैसे यहाँ पे अनुप्रस्थ अक्ष एक्स के अलोंग है, यहाँ पे फोकस ये रहे तो यहाँ पे अनुप्रस्थ अक्ष वाई के अलोंग है। तो ये कौन डिसाइड करेगा, कैसे याद रखोगे इसकी इक्वेशन को, है ना, क्योंकि सिमिलर इक्वेशन आती है तो पेपर में बच्चा जाके कंफ्यूज आता है। तो इसको याद करने का ट्रिक देख लो। देखो इसका नाम ही क्या है, अति परवलय है। अति परवलय, देखो इतना सबको याद होता है कि यहाँ पर या तो ये x के अलोंग होगा या फिर ये y के अलोंग होगा। कौन डिसाइड करेगा, बड़ा वाला, यानी कि जो, ठीक है, फोकस को ज्वाइन करने वाला अक्ष है। तो यहाँ पर एक ऐसे याद रख लेना, देखो यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर अपनी जगह चेंज नहीं करते हैं सर। यहाँ पर भी a स्क्वायर b स्क्वायर है, यहाँ पर भी देखोगे शुरू में a स्क्वायर ही है और b स्क्वायर है। पहली बात तो ये याद कर लेना। तो मतलब यहाँ पे डिसाइड कैसे होगा, डिसाइड ये होगा सर, जिसका राज चलेगा वो दूसरे वाले को माइनस में भेज देगा। मैंने कहने का मतलब है कि इसकी अति हो जाएगी, वो होता है ना जिसके पास ताकत आ जाती है वो बहुत ही अति कर देता है। तो ऐसे याद रखो कि यहाँ पे x इसके पास ताकत है क्योंकि ये x के अलोंग है, तो ये y को माइनस में भेज देगा, यानी y का नुकसान करा देगा। अगर इंग्लिश में आपको नाम याद है तो इंग्लिश में इसको हाइपरबोला बोलते हैं। मतलब जो बंदा ज़्यादा हाइपर है वो दूसरे वाले का नुकसान कर देगा। ये x के अलोंग है, फोकस x पे है, तो मतलब ये x के अलोंग होगा, y का नुकसान हो जाएगा, यानी y माइनस में जाएगा। और अगर ये y पे आ गए तो मतलब अब y पॉजिटिव में रहेगा, x स्क्वायर के आगे माइनस लग जाएगा। ऐसे आप याद रख सकते हो, ऐसे आप याद रख सकते हो कि इसमें a और b डिसाइड नहीं करते हैं, किस एक्सिस के अलोंग होगा ये, ठीक है। जो भी आपने देखा, कौन सी चीज़, ये वाली अनुप्रस्थ अक्ष डिसाइड करेगा। अनुप्रस्थ अक्ष में तो फोकस को जोड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x ज़्यादा हाइपर है, मान लो x ज़्यादा, ठीक है ना, अति कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y को ये माइनस में भेज देगा। y माइनस में मतलब x के अलोंग है, और अगर x माइनस में है तो उसका उल्टा y फायदे में चल रहा है, यानी कि y के अलोंग है। और जैसे आपको इतना याद हो गया किसके अलोंग है, बाकी फॉर्मूले अलग से याद नहीं करने सर, फॉर्मूले तो वही हैं, ठीक है। कि अगर मैं फोकस की बात करूंगा, अभी मैंने कहा फोकस की स्पेलिंग में FOCUS आता है, तो फोकस क्या होगा, C का गेम हो जाएगा, तो वो तो याद ही नहीं करना आपको। तो +-C, 0, या तो ये लिखोगे या फिर फोकस 0, +-C लिखोगे। बस यही सोचना होता है कि 0, +-C यानी y पे है या फिर +-C, 0 x पे है। C का गेम होगा फोकस, ये तो याद रहता है। और उसका तरीका मैंने सिखा दिया सर। जब अति आ जाए तो अति किसकी हो रही है, मतलब वो बंदा फायदे में रह रहा है, दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है। यानी कि अगर x पहले आया तो मतलब x ने अति कर रखी है, y बेचारा देखो दब गया, माइनस में चला गया ना, तो ये x पे होगा फोकस। और यहाँ पे अति कौन कर रहा है, y तगड़ा हो गया इस केस में, है ना। तो y ने अति मचा रखी है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, y पे ये है फोकस, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट +-C है। जो वर्टेक्स बच गया हो तो a का गेम होता है यार, तो +-A, 0। यहाँ पे देखोगे तो, यहाँ पर देखोगे तो जो वर्टेक्स होगा वो 0, +-A हो जाएगा। याद रख ना कि यहाँ पर लंबाइयाँ भी पूछते हैं, ठीक है। जब लंबाई पूछेंगे तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है ना। आपको ये लंबाई दिख रही है सर, ये 2a है, क्योंकि a इधर, ये 2a है सर, और यही हो जाएगी लंबाई किसकी, अनुप्रस्थ अक्ष की। तो जब अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई पूछे तो आपको वहाँ लिखना होता है 2a, अगर पूछ लें तो। और संयुग्मी अक्ष की लंबाई पूछे तो 2b, मतलब जितना b आएगा ना निकल के, सिर्फ उतनी लंबाई इसमें से देखी जाती है, पूरे की नहीं। और यहाँ पे लंबाई सिर्फ इतनी देखी जाती है, पूरे की नहीं, क्योंकि लाइन की लंबाई तो इनफाइनाइट होती है, फिर वहाँ कैसे देखोगे। समझ में आ गया, क्लियर होगी बात, समझ में आ गया ना, 2a 2b। चलिए ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सब कुछ कि अभिलंब जीवा की लंबाई 2b² - a, जैसे पहले हो रहा था, ठीक है। c² = a² + b² होता है, ये होता है, वही चीज़ चल रहा है। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a होती है, संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2b होती है। अगर a और b बराबर हो गए तो इनको हम बोलते हैं समकोणीय अतिपरवलय, रेक्टेंगुलर या इक्विलेटरल भी बोल देते हैं। समझ में आ गई बात यहाँ तक। अब आपको वो ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, जो कन्फ्यूजन आपका दूर कर देगा। देखो, जब हम अति परवलय की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम किसकी बात कर रहे होते हैं, देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एलिप्स पढ़ा था ना, दीर्घवृत्त। याद करो, जो हमने दीर्घवृत्त पढ़ा था ना सर, दीर्घवृत्त के केस में ऐसे था,
ए स्क्वायर इज इक्वल टू था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन ए बी सी के रिलेशन में, क्योंकि रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, दो चीज़ें पता होंगी तीसरी निकालने का मत है ना। लेकिन अगर हम अति परवलय की बात करते हैं, है ना, जब हम बात करते हैं अति परवलय की, तो इस केस में उल्टा हो जाता है। इस केस में सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब बच्चा कंफ्यूज होता है ना, कि कौन सा किस में करे। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये मत सोचना उसको शिफ्ट किया, वो शिफ्ट होगा तो माइनस में आएगा, वो माइनस में आएगा, वो नहीं है, दोनों एकदम अलग अलग चीज़ें। ठीक है, तो तुम याद कैसे कर सकते हो, या बच्चा कैसे याद करेगा पेपर में कंफ्यूज आता तो देखो जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो जो दीर्घवृत्त है, अगर आपको इंग्लिश में नाम याद है तो एक तरीका इंग्लिश वाला बता देता हूँ, फिर हिंदी वाला। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिप्स, और इसको बोलते हैं हाइपरबोला। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश में नाम याद है इनके, तो देखो ABCD में अगर आपको ABCD आती है, जो कि आती होगी, है ना, ABCD में E पहले आता है, H बाद में आता है। तो जो पहले वाला है ना, वो बंदा क्या करता है कि जैसे ABCD चलता है, ABCD में जो पहले आएगा वो पहले लिख दो, यानी A पहले आएगा, A लिख दो, फिर B लिख दो, फिर C लिख दो। पहले आता है E और H में से, तो इसको पहले लिख दो, सबका स्क्वायर लगा दो सर, तो A स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। ये बाद में आता है H, तो ABCD में हमें सिर्फ A B और C पे फोकस करना है। ABC में सबसे बाद में C आ रहा है, यानी H बाद में आ रहा है ना E के, तो इसमें बाद वाली चीज़ यानी C स्क्वायर पहले आ जाएगा, बाकी दोनों बाद में। एक तरीका तो ये है, नहीं तो देखो अगर आपको हिंदी मीडियम में ही याद रखना है, ठीक है, आपको हिंदी मीडियम में याद रखना है, इंग्लिश वाले नाम याद नहीं रखने हैं सर, तो आप ऐसे याद रखना कि देखो भाई ABCD आपको आती है, A फिर B फिर C, ठीक है ना। अब ऐसे याद करो, ये अति परवलय ने अति मचा रखी है, गुंडा बंदा है भाई, ये कुछ भी सीधा साधा नहीं रखना चाहता, सब कुछ उल्टा पुल्टा रखना चाहता है। तो ये कायदे से पहले A आना चाहिए, फिर B फिर C। ये बंदा क्या करेगा कि उल्टा कर देगा, क्योंकि इसने अति मचा रखी है ना, हाइपर है ये, तो ये क्या करेगा, कहेगा मैं पहले C लिखूंगा, फिर A लिखूंगा, फिर B लिखूंगा, मतलब उल्टा कर दिया इसने। तो यानी इसमें C का स्क्वायर इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है। और ये बंदा शरीफ है, तो ये एक क्रम में चलता है, ये A फिर B फिर C, यानी कि A का स्क्वायर इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर एलिप्स में होता है। आप कैसे भी याद कर सकते हो यार, हो गया याद। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कर लें क्या, क्वेश्चन कर लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित अति परवलयों के शीर्षों और नाभियों के निर्देशांक, उत्केंद्रता और अभिलंब जीवा की लंबाई वगैरह 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 ज्ञात कीजिए, है ना। इसमें भी उत्केंद्रता वगैरह वही है, C/A, है ना, वो आपने देख लिया। ठीक है, E को ही उत्केंद्रता बोला जाता है। तो जैसे वो पहला जो क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा कि भाई देखो इस बंदे ने अति मचा रखी है, तभी इसके समीकरण में माइनस माइनस आता है, नहीं तो अब तक देखो माइनस का लफड़ा नहीं आता, है ना। इसके जैसी एलिप्स की इक्वेशन देखने से लगती थी, बट वो प्लस आया था, क्योंकि शरीफ बंदा था, इसने अति मचा रखी है, तो ऐसे समझ आएगा अति परवलय का समीकरण क्यों माइनस आ रहा है। और अति में हम क्या देखते हैं सर, अति में हम क्या देखते हैं कि जिसका नुकसान नहीं हुआ उसने दूसरे का नुकसान किया होगा। देखो जैसे अगर मैं पहले इसको लिखूं, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कौन दीर्घ या बड़ा है वो नहीं देखते हैं। जैसे आप सोचोगे ना ये बड़ा है, इसको ए ले लेंगे, नहीं सर, क्योंकि वो तो दीर्घवृत्त में नाम ही दीर्घ था, तो वहाँ पे बड़े की चलती थी, दीर्घ वाले की चलेगी, यहाँ पे नहीं चलेगी। ये है बंदा हाइपर यानी अति, तो जिसने अति कर रखी होगी उसकी चलेगी। ऐसा कहानी बनाओ अपने दिमाग में। और जो बंदा अति करता है वो खुद का नुकसान तो करता ही है, लेकिन दूसरे का नुकसान पहले करता है। तो मतलब यहाँ पे x ने देखो y का नुकसान किया हुआ है, y बेचारा माइनस को झेल रहा है ना, y नेगेटिव है, y स्क्वायर मतलब जो भी आ रहा है उसको फिर ये नेगेटिव कर दे रहा है। ये कहने का मतलब एक कहानी बता रहा हूँ, ठीक है, y नेगेटिव नहीं है y स्क्वायर का मतलब माइनस का साइन लगा हुआ है। तो यानी कि ये जो है ना, ये x के अलोंग है सर, समझ में आ गई बात, किसके अलोंग है, x के अलोंग है, यानी कि ये वाला पैराबोला बन रहा है, ये x के अलोंग मतलब हाइपरबोला x के अलोंग है ये, क्योंकि x ने अति मचाई है, जिसका आगे माइनस आ गया उसके उल्टे वाले का राज चल रहा है ना। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। तो अब देखो, अब हम इसको कंपेयर किससे करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे, देखो इसमें a और b तो चेंज नहीं होता, याद रखना, इसमें छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, a और b चेंज नहीं होता, वो तो वैसे ही रखता है। यहाँ पर देखो ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 3 आएगी और b की वैल्यू 4। देखो a छोटा भी हो सकता है b से, है ना, हो गया ठीक। अब क्या करेंगे हम, हमें सी की भी जरूरत है। अब सोचो पेपर में आप ए बी और सी के बीच में रिलेशन भूल गए, मेरा ट्रिक याद कर लो भाई, इस बंदे ने अति मचा रखी था, उल्टा पुल्टा करता है। ए बी सी डी में कायदे से पहले ए आना चाहिए फिर बी प्लस सी, लेकिन ये अतिशय कर रहा है बहुत ही, है ना, हाइपर है। तो क्या कहेगा, मैं तो भाई पहले सी स्क्वायर लिखूंगा फिर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिखूंगा,
उल्टा पुल्टा करता है, ऐसे याद रख सकते हो। इलिप्स के केस में इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर लिख दो सीधा 9, है ना भाई। a की वैल्यू 3 है ना, देखो ना, a का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया। b का मान 4 है सर, तो 4 का स्क्वायर सीधा 16 लिख दो। तो c स्क्वायर इतना है, तो c की वैल्यू कितनी, 25 का अंडर रूट 5, प्लस माइनस 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि c दूरी है सर, वो नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है। अब आपको जो निकालना है वो निकाल लो ना भैंस की। क्या क्या पूछा है सर, ठीक है। कह रहा है शीर्षों और नाभियों के, शीर्ष मतलब वर्टेक्स और नाभि यानी कि फोकस। तो मैंने क्या कहा, फोकस की स्पेलिंग में सी आता है, तो भाई ये सी का गेम है, ये ए का गेम है, लेकिन किस पे देखो ना, एक्स यहाँ पे हाइपर हो रहा है, एक्स ने अति मचा रखी है ना, वाई को बेचारे को माइनस में भेजा, यानी कि सब कुछ एक्स का राज चलेगा, यानी कि एक्स एक्सिस पे लिखोगे और वाई एक्सिस 0, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस माइनस है, वाई कोऑर्डिनेट 0, बस, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा सर, ए कितना है सर 3, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3,0, ठीक है। ये क्या है सी कितना है सर 5, तो प्लस माइनस 5,0। और क्या बच गया भैंस की आंख, देखो जरा एक बार, ठीक है। नाभियों के निर्देशांक हो गए, उत्केंद्रता बच गई है ना, तो उत्केंद्रता को भी लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि ई क्या होता है, सी डिवाइड बाई ए। सी कितना है सर 5, ए कितना है सर 3, और क्या बच गया सर, नाभिलंब जीवा की लंबाई, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाभिलंब, ठीक है, जीवा की लंबाई, नाभिलंब की जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी सर, 2b स्क्वायर डिवाइड बाई ए, यानी कि 2। b कितना है सर, b है अपने पास 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई ए कितना है 3, 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32/3, ये भी हो गया सर। समझ में आ गई बात। ऐसे ही देखो 15वां क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में नाभियां इतनी दे रखी है, नाभियां यानी फोकस कितना दे रखा है 0, प्लस माइनस 3। अब फोकस वाई पे, मतलब वाई का राज चल रहा है, ऐसे याद रखना, ठीक है। और शीर्ष यानी कि वर्टेक्स, है ना, शीर्ष यानी कि वर्टेक्स कितना दे रखा है 0, प्लस माइनस वर्गमूल 11/2। ये कह रहा है परवलय का समीकरण, ठीक है। तो देखो फोकस में क्या चलता है सर, फोकस में तो सी चलता है, FOCUS, है ना, परवलय को छोड़ के बाकी सब में, ठीक है। तो सी का मान कितना आ गया सर, सी का मान 3 आ गया। वर्टेक्स में क्या चलता है सर, वर्टेक्स में तो ए चलता है, तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया सर, वर्गमूल 11/2। समझ में आ गई बात। अब हमें इक्वेशन निकालनी है, तो उसके लिए बी की जरूरत पड़ने वाली है, बी भी निकाल लेते हैं। तो बी में क्या हो जाएगा सर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चलेगा इसमें। तो सी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इक्वल टू ए है √11 का स्क्वायर कर दो 11 और बटे में 2 है, 2 का स्क्वायर कर दो 4, प्लस में है बी का स्क्वायर। तो यहाँ से भाई बी का स्क्वायर कितना आएगा, सीधा सीधा बता सकते हो क्या, बी स्क्वायर कितना आएगा 9 माइनस में 11/4, तो 9 36 में से 11 गया यानी 25, बटे में कितना है सर 4 है, बी का स्क्वायर, है ना। बी निकालने की जरूरत नहीं है, बी स्क्वायर से काम चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अति परवलय का समीकरण। सर अति परवलय ना, अति किसने मचा रखी है, देखो ना सब कुछ वाई पे जा रहा है, एक्स तो 0 है बेचारा, है ना। तो यानी कि वाई ने अति मचा रखी है, तो वाई तो बेचारा, ठीक है, फायदे में रहेगा, एक्स को नुकसान यानी माइनस में भेज देगा, बस सीधी सी कहानी याद रखनी है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू √11/2, जबकि हमें ए का स्क्वायर लिखना है, तो √11 का स्क्वायर हो जाएगा 11, 2 का स्क्वायर 4, नीचे 4 लिखने से अच्छा है इसको ऊपर ही शिफ्ट कर दो, डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर है सर, बी की वैल्यू नहीं है, बी स्क्वायर की वैल्यू सीधा 25/4, तो हो जाएगा 25 बटे में 4 की जगह ऊपर 4 लिख दो बराबर 1, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25 गुणे में 4 कितना हो गया 100 वाई स्क्वायर, 4 गुणे में 11 कितना हो गया 44 एक्स स्क्वायर। इन दोनों को आपस में गुणा कर लो ना, 25 गुणा में 11, तो 25 गुणा में 10 250, 250 में 1 बार 25 275, उधर जाएगा 275। ये हो गया सर समीकरण। आगे बात समझ में, ठीक है, अली भाई बात समझ में। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, उस अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां इतनी है, भैंस की आंख देख लो ना, अब मैं ये नहीं कर रहा, खुद करना, ठीक है भाई। नाभियां मतलब क्या यार, 0, प्लस माइनस सी, भैंस की आंख, सी की वैल्यू पता लग गई तुम्हें। और अभिलंब जीवा की लंबाई, यार अभिलंब जीवा की लंबाई नहीं समझते हो क्या भाई, अभिलंब जीवा की लंबाई क्या होती है, अभिलंब जीवा की लंबाई मतलब
2b² डिवाइड बाई a, ये है 36 सर, है ना, ये है 36। ठीक है, कर लोगे ना, 2 इक्वेशन बनेंगी भाई साहब, देख लो यहाँ पे एक बार, मैं कर ही दूँ क्या? ठीक है, मैं हल्का हल्का हिंट देता हूँ, वैसे पूरा नहीं कर रहा, है ना, पूरा नहीं कर रहा। देखो यहाँ से b² कितना हो जाएगा, 2 से काट दो पहले, 2 एकम 2, 2 से 18, 18 है। b² कितना हो जाएगा 18, ये समीकरण 1 बनेगी सर, समझ में आ गया। और यहाँ से आप निकाल लोगे, ठीक है, देखो ना, फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है 0, ±c, क्योंकि y पे शिफ्ट किया गया ना उसे, और ये दिया गया है 0, ±12, मतलब c की वैल्यू 12 दे दी है सर। c की वैल्यू देखो आपको पता है, b² में की इक्वेशन पता है, एक और चीज़ आपको पता है क्या, कि भैया c² = a² + b² होता है। अब यहाँ से c की वैल्यू 12 है तो c का स्क्वायर हो जाएगा 144। a नहीं पता तो a की जगह a लिखो ना, b² सर, b² की वैल्यू 18a है तो यहाँ से हो जाएगा 18a। अब इसको सॉल्व नहीं कर लोगे यार, इसको सॉल्व कर लेना, a की वैल्यूज़ मिल जाएंगी आपको, वहाँ पुट कर देना। समझ में आ गया? याद रहे कि a की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेनी होती यहाँ पे, तो एक कैंसिल होगा। चलो मैं कर ही देता हूँ, 0 = a² + 18a माइनस में 144, तो ये हो जाएगा 0 = a², है ना, ये क्या लिखोगे 24a माइनस में 6, है ना, ये फैक्टराइज मैंने बहुत बार किया हुआ इसलिए मुझे पता है, आप कर लेना, है ना। 24 × 6 करोगे तो 44, घटाओगे तो 18, तो 0 = यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस में 24, माइनस में 6 करोगे हो जाएगा a प्लस में 24, तो दोनों को अलग अलग जीरो के देखो, एक बार ये आ जाएगा ना a - 6, एक बार क्या हो जाएगा a + 24 बराबर क्या 0, यानी कि a की वैल्यू या तो 6 आएगी या फिर a की वैल्यू -24 आएगी। तो ये बोलेंगे ये तो कैंसिल हो गया। कैंसिल क्यों हो गया? क्योंकि a नेगेटिव नहीं हो सकता, a डिस्टेंस है सर। तो a की वैल्यू 6 लोगे आप, a की वैल्यू 6 है तो b पता लग जाएगा आपको, भाई a की वैल्यू पता लग गया ना। b² क्या है 18 है, तो देखो ना b² क्या है 18a, मतलब 18 × 6, 18 छक्का 108। अंडर रूल लेने मत बैठना, क्योंकि b² पता है ना आपको, तो b² का ही काम है सर। क्यों? ठीक है, देखो आपको पता है कि भाई जो इक्वेशन होगी परवलय की, समीकरण जो होगा, ठीक है, अच्छा कौन हाइपर था यहाँ पे, y, ठीक है ना, क्योंकि y पे है, देखो ना x तो 0 है, x कोऑर्डिनेट y पे था ना, तो यानी y हाइपर है बंदा, तो यानी इक्वेशन क्या हो जाएगी y² डिवाइड बाई a², माइनस में भेज देगा x को, तो यहाँ से y² डिवाइड बाई a का स्क्वायर, a कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस में x² डिवाइड बाई b का स्क्वायर, b का स्क्वायर ही 108 है, बराबर 1। 36 और 108 का अंडर रूट मतलब सॉरी एलसीएम आ जाएगा 108, 36 थी 108 तो 3y², माइनस में x² = 1, है ना। अगले स्टेप में क्या करोगे, सीधा सीधा 108 एकम 108 लिख दो ना यार, क्यों एक स्टेप खराब कर रहे हैं, है ना, आप क्लास 11th में हो, सीधा सीधा इसको क्या लिखो 108। ये हो गया सर आपका सवाल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, फॉर्मूले याद हो गए होंगे, फिगर दिमाग में बैठ गई होगी। तो यार देखो बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाई थी आपके लिए, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।